Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for exams. और GIGL का जो एग्जाम है वो आ गया on 1st of June. So I am here to quickly revise chapter number 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो मैंने स्टडी मटेरियल से ICSI के स्टडी मटेरियल से ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं ये पिक किए हैं और यहाँ पे डाले हैं सो दैट आपसे क्विकली रिवाइज कर पाओ और हम क्विकली ये सारे चैप्टर्स आज रिवाइज करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर तो आप खुद से रिवाइज कर रहे हो, आपके पास नोट्स है, वेल एंड गुड, नो नीड। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंड में जिन्हें लगता है कि नहीं क्विक रिविजन होनी चाहिए, मैं क्विकली एक बार रेफर कर लूँ, तो उन सब बच्चों के लिए ये जो रिविजन वीडियोज हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। ये जो वीडियो का PDF है ये आपको अगेन मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जैसे बाकी के वीडियोस के PDFs मिल गए। थैंक यू सो मच। आपको वो वीडियोस यूजफुल लग रही हैं, आई एम वेरी हैप्पी। इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगी क्योंकि कई बार बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं होता या पुराना होता है, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द सेम। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आप GIGL की अमेंडमेंट्स इस बार जरूर करके जाना। उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, लीव द लिंक टू द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो वो भी जरूर करके जाना। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम क्विकली इसे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो चैप्टर नंबर 2 में आपने देखनी है वो है राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स को आपने नंबर वाइज जरूर लर्न कर लेना है बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर, लाइक राइट टू इक्वालिटी from Article 14 and 18, right to freedom 19 to 22, right against exploitation 23 and 24, freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. I would suggest you to learn the article number because obviously ये important है, तो ये numbers को आप learn कर लोगे तो बहुत बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा for the exam, from the exam point of view, right? उसके बाद moving ahead to the definition of state। अब कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में ना स्टेट कई बार आता है, स्टेट स्टेट स्टेट, और नॉर्मल लैंग्वेज में स्टेट हम जैसे चाहे हमारा स्टेट है, लाइक हम पंजाब स्टेट में रहते हैं, ये ऐसा नहीं होता। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट वर्ड यूज होता है, स्टेट का मतलब है इट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड Parliament of India, the government legislature of each of the states, and all the local or other authorities within the territory or under the control of government of India. So government and Parliament of India and all the government legislatures of each of the state and all the local and other authorities. सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी की। स्वेयर होता है ऐसे अलग कर देना, ठीक है, स्वेयर करना होता है किसी चीज से अलग कर देना। सो डॉक्ट्रिन ऑफ स्वेरेबिलिटी हमें क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ है जो कि इनवैलिड है, इनकंसिस्टेंट है विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ वो सेट नहीं बैठ रहा। हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो भी लॉज बनते हैं वो इन कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लॉ कुछ कह रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, बिकॉज हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है, सुप्रीम एक्ट है, इसीलिए उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब लॉ में फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि कोई भी लॉ जो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उतना पोर्शन जितना इनकंसिस्टेंट है ना उसे आप स्वीयर कर दो और बाकी का एक्ट रहने दो। राइट, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता दिया कि जितना पोर्शन इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, आई बिलीव आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। राइट, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बस द पोर्शन जो कि या जो आई वुड से जो क्राइटेरिया है, जितना एरिया आपका इनकंसिस्टेंट है उसे आप सेपरेट कर दो, अलग कर दो और बाकी को रहने दो। अगर वो स्टैंड अलोन उसका मीनिंग निकलता है, अगर वो स्टैंड अलोन वहां पे रह सकता है तो ठीक है, अगर नहीं रह सकता उस पार्ट के बिना फिर तो आपको पूरा ही स्क्रेप करना पड़ेगा। अदरवाइज वो कहते हैं कि बजाय के पूरे एक्ट को स्क्रेप करने से आप उतना पोर्शन स्वेयर कर दो अगर वो स्वेरेबल है। इफ आफ्टर सेपरेटिंग द इनवैलिड पार्ट द वैलिड पार्ट इज केपेबल ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द लेजिस्लेचर्स इंटेंट। तो ये बेसिकली कि पूरे के पूरे लॉ को आप इनवैलिड मत करो, इनकंसिस्टेंट मत करो, सिर्फ जितना पोर्शन है, जितना पार्ट है जो इनवैलिड है उसे अलग कर दो। अगर वो अलग करने के बाद आफ्टर सेपरेटिंग द रिमेनिंग पोर्शन इज वैलिड, देन कीप इट एज इट इज। इफ नॉट, देन ऑफ कोर्स यू कैन मेक द होल एक्ट इनवैलिड। राइट, बट फर्स्टली ट्राई टू स्वीयर or separate the only the inconsistent or the invalid portion, the inconsistent or the invalid portion, right? वहां से शुरू करो।
देन मूविंग हेड टू द नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो एक्लिप्स होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रहण लगना, ठीक है। तो जब ग्रहण लगता है तो आप देखोगे कुछ कुछ एरिया, जैसे अगर सन पे ग्रहण लगता है, मून पे ग्रहण लगता है, तो कुछ एरिया छुप जाता है। तो वो कहते हैं कि कुछ एरिया एग्जिस्टिंग लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट बिकम्स इनऑपरेटिव। कोई लॉ है जो फॉर एग्जांपल ये पूरा लॉ है, इतना पोर्शन जो है ये इनकंसिस्टेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, तो ये हो गया इनऑपरेटिव। बिकॉज ऑफ कोर्स हम कोई भी ऐसा लॉ नहीं लेते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इनकंसिस्टेंट है। बट ये ऑल टुगेदर डेड नहीं, सिर्फ इनऑपरेटिव हुआ है, ये डेड नहीं हुआ। आगे चल के अगर ये हम कह देते एक्लिप्स हो गया, इतना पोर्शन छुप गया, ग्रहण लग गया, लेकिन if it has come under the shadow of the fundamental rights, that is inconsistent to it, but the eclipsed or the dormant parts becomes active and effective again अगर वो prohibition आगे चल के remove कर दी जाती है। so basically आपके दिमाग में ना, जैसे वो ग्रहण वाला पूरा वो देखते हैं ना टीवी में, जब न्यूज चैनल्स पे दिखाते हैं जब ग्रहण लगता है, तो वो जो एक सन की फोटो या मून का तो कम ही हम देखते हैं, सन का जब देखते हो तो वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इसका मतलब है जो एरिया छुपा हुआ है ना वो इनकंसिस्टेंट है। पूरे एक्ट में से जो छुपा हुआ एरिया, जो ये इनकंसिस्टेंट एरिया, उसे हम इनऑपरेटिव कर देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो नहीं ऑपरेट हो सकता क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट है। अब क्या है, ये जो इनऑपरेटिव पोर्शन है ना, ये पूरी तरीके से डेड नहीं हो, ये सिर्फ इनऑपरेटिव है। आगे चल के इन फ्यूचर दिस prohibition gets removed, this restriction gets removed, it will again become operative, then again it will become operative. So the area which is shadowed by the fundamental rights, by the inconsistency of fundamental rights, it is not at all dead, it is just inoperative and will become operative or active again in future if the prohibition or the the eclipse, if the prohibition or the, I would say, the shadowed area, the restriction is removed, then of course it will become ऑपरेटिव अगेन। मूविंग अहेड टू वेवर। वेवर होता है दैट यू कैन वेव ऑफ योर राइट्स। वेवर मतलब छोड़ देना। हम कहते हैं कि पर्सन जो है वो बेस्ट जज है, उसके पास लिबर्टी है अपने राइट्स को एंजॉय करने की, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो वेव ऑफ कर सकता है। हाउएवर द पर्सन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हिज राइट्स, उसे पता होना चाहिए, और वेवर जो है वो वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज है, ये जो डिस्कस हुआ था कि जो वेवर है उसकी आपको राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए और वेवर वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है। राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए और वेवर वॉलंटरी होना चाहिए। लेकिन फिर आगे क्या हुआ था, ये बशीशर नाथ वर्सेस सीआईटी के केस में उन्होंने बोला वेयर द मेजॉरिटी एक्सप्रेस्ड इट्स व्यू अगेंस्ट द वेवर, उन्होंने बोला वेवर अलाउड नहीं होना चाहिए। देन इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट ओपन टू द सिटीजंस टू वेव एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द कंसिक्वेंस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेटरी पावर कुड बी हर्ट। तो उन्होंने बोला कि इन्हें अलाउ मत करो वेव ऑफ करने के, लेट देम एंजॉय ऑल द राइट्स। ऑफ कोर्स इसमें आगे थोड़े से और डिसीजंस हुए थे, बट ये बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए कि पहले वेवर अलाउड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या कहता है, वेव ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। जब हम ये वर्ड को लॉ में पढ़ते हैं इसका मतलब होता है जाने दो, छोड़ दो। तुम जैसे फीस वेव ऑफ कर दी, कॉन्डोनेशन डिले वेव ऑफ कर दिया, मतलब जाने दिया कि चलो नहीं आपसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे वैसे उन्होंने बोला कि कैन वी गिव दिस पावर, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, बट फर्स्ट थिंग उन्हें फंडामेंटल राइट्स की नॉलेज होनी चाहिए एंड सेकेंडली वो वॉलंटरी होना चाहिए। लेकिन जब ये बशेश्वर नाथ वर्सेस सीआईटी का केस आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इनको पावर मत दो, ठीक है, लेट देम एंजॉय ऑल द फंडामेंटल राइट्स दैट आर गिवन टू देम, आप इन्हें पावर मत दो वेव ऑफ करने की, राइट। मूविंग अहेड टू आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 है इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो हमारी कंट्री में ये कहा जाता है कि हर एक पर्सन के पास पूरी इक्वालिटी है, कोई भी पर्सन अपना केस लेके, अपने प्रॉब्लम्स लेके लॉ में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, अपने लिए लड़ सकता है, and everyone has equal protection of the law. They say the state shall not deny, वो मना नहीं करेंगे to any person equality before the law or the equal protection of laws. हर एक के पास equal right है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, no matter, हम सबके पास equal right है। अब क्या होता है right to equality, right to equality हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन right to equality में ना कुछ चीज़ें हैं जो allowed होती हैं, जिसे हम कहते हैं valid classification। यानी कि valid classification क्या होती है, वो कहते हैं कि permissible classification
क्लासिफिकेशन है जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन में नहीं लेते, राइट? कुछ ऐसी चीजें हैं जो राइट टू इक्वालिटी भी अलाउ करता है। तो दो चीजों का यहाँ पे ध्यान देना है। क्लासिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, फर्स्टली इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन अ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दैट मीन्स वो डिफरेंस दिखाए, राइट? उसमें डिस्टिंग्विश की पता चले कि ये इन लोगों के लिए, ये इन लोगों के लिए। एंड सेकेंडली द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैच्यू। जिस लॉ के अंडर वो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, वो डिस्टिंग्विशमेंट क्रिएट किया जा रहा है, वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो व्हाट इट सेज अगेन, वैलिड एंड परमिसिबल के लिए हम ट्विन टेस्ट लेते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि राइट टू इक्वालिटी एब्सोल्यूट है, तो वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसमें वैलिड क्लासिफिकेशन अलाउड है। वैलिड क्लासिफिकेशन का ट्विन टेस्ट होता है। पहला आपने ये चेक करना है कि जो क्वालिफिकेशन है वो इंटेलिजिबल एज एन, फॉर एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए कि ये बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, ठीक है, उसमें कुछ थोड़े से डल बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, डल बच्चों को उठा के एक सेपरेट सेक्शन में डालें, तो हम बोलेंगे जो ये 50% से कम वाले हैं ना, इनको उठा के डिफरेंट सेक्शन में डाल दो। जो भी आपने डिस्टिंग्विश देना है बहुत ही इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है कि आप वेग सा कुछ डिफरेंस दे रहे हो कि हाँ भाई इसे भी ले जाओ, ऐसा नहीं। इट शुड बी वेरी इंटेलिजिबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि वो इजीली पता चल जाए। इंटेलिजिबल मीन्स देखने से इजीली आपको पता चल जाए, फर्क पता चल जाए। एंड सेकेंडली द डिफरेंशिया मस्ट हैव रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट। जिस चीज के लिए आप उन्हें कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप उनकी इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हो, या एम्प्लॉयमेंट में जैसे कुछ अलाउड लोग होते हैं, या जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। मे बी उनका ऑब्जेक्ट है कि हम इन्हें एम्पावर करें, उनका ऑब्जेक्ट है कि हम इन्हें अपॉर्चुनिटीज दें, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, ठीक है? स्कोप क्या है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना कि आर्टिकल 14 forbids class legislation but it does not forbids classification, एक्चुअली इसमें क्लासिफिकेशन अलाउड है, जिसमें ऑफ कोर्स आपको ट्विन टेस्ट देना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन आप देखो ज्योग्राफिकली हो सकती है, ऑक्यूपेशन से हो सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। परमिसिबल क्लासिफिकेशन में मैथमेटिकल नाइसिटी या परफेक्ट इक्वालिटी की भी जरूरत नहीं है, यानी कि नॉन आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज इनफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि इन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो इन्हें हम ये प्रिविलेज देना चाहते हैं, वो भी काफी, एकदम हमें एक्यूरेट नहीं होना। जैसे मैथ्स में से मैंने अभी बताया, वो तो काफी एक्यूरेट था, बट हर बार एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इवन अ सिंगल इंडिविजुअल में बी ट्रीटेड एज अ क्लास। अगर एक पर्सन के साथ भी गलत हो रहा है, हम उसे भी एज अ क्लास ट्रीट कर सकते हैं। This is important. Article 14 condemns discrimination not only by substantive law but by law of procedure. तभी हमने कहा क्लासिफिकेशन जो है वो ट्विन टेस्ट होने के बाद ही हम उससे कहते हैं कि हाँ भाई ये क्लासिफिकेशन सही है, ताकि वो किसी भी तरीके से डिटर्मिनेशन सॉरी ताकि वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना बने, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन हम अलाउ नहीं करते। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन enactment and the burden upon him who attacks it to show. For example, now we say नहीं 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 ये वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं है, तो वो प्रूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है? क्योंकि एक्ट ही सोचेगा कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही की गई है, ठीक है? तो ये चीज आपने ध्यान देनी है कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 आपने किस तरीके से लेना है, राइट? सो ये चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि आर्टिकल 14 में ना बार बार आएगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तभी हम ये जो फर्स्ट लाइन है ना इसका आप ध्यान देना, बिकॉज मेनी टाइम्स द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड लाइक डज आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन एंड डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन, एग्जामिन, इलेबोरेट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जेआईजीएल में पहले भी पूछे गए, तो आपने बताना है हाँ भाई क्लास लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्लासिफिकेशन हो सकती है। फिर क्लासिफिकेशन के दो टेस्ट है, उसके बारे में बताना है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये परमिसिबल हो सकती है, ज्योग्राफिकल तरीके से भी हो सकती है, ऑक्यूपेशन भी हो सकती है, सिंगल इंडिविजुअल जो है वो दैट मे बी ट्रीटेड एज अ क्लास, वो भी ठीक है। तो बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, कीवर्ड्स हैं जो आपने, जैसे यहाँ पे टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और क्लासिफिकेशन ध्यान देना है, क्लास लेजिस्लेशन नहीं होना चाहिए, क्लासिफिकेशन हो सकती है, राइट? उसके बाद हम मूव करते हैं आर्टिकल 15 पे, जिसे हम डील करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के साथ नहीं होनी चाहिए। ये बताना मैं भूल गई, वैसे फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन के लिए होते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए होते हैं टू एंजॉय, राइट? मतलब कि टू अवेल, एज इन टू एंजॉय मतलब उनको अवेल करने के लिए। तो कौन सी चीजें हैं या कौन से ग्राउंड्स हैं
जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, रिलीजन के ऊपर नहीं होनी चाहिए, रेस के ऊपर नहीं होनी चाहिए, कास्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, सेक्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इन सब के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, नोट सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, ये एक्चुअली पहले होती थी ये चीजें, ठीक है, जो अभी इन्होंने बोला कि नहीं होनी चाहिए, आप बोलोगे अरे शॉप्स रेस्टोरेंट्स होटल्स हम तो सभी जाते हैं, लेकिन पहले ये प्रॉब्लम्स थी कि पहले यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशन होती थी पहले जमाने में, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आया था। कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो लोगों ने फेस की हैं, जिन्हें इंफीरियर समझा जाता था, या जिनकी कास्ट के अकॉर्डिंग या रिलीजन के अकॉर्डिंग या इवन जेंडर के अकॉर्डिंग उन्हें आई वुड से कि उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी, राइट्स नहीं दी जाते, नहीं बिकॉज यू आर अ वुमेन यू कांट डू दिस, बिकॉज यू कम फ्रॉम सर्टन कास्ट यू कांट डू दिस। इसीलिए ये सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में आई है, तो अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी पर्सन को आप रोक नहीं सकते टू एक्सेस टू एनी शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। और द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, ये पहले होता था कि अलाउ नहीं करते थे, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, अब कोई भी कहीं पे भी जा सकता है जो जनरल पब्लिक का है, ठीक है, मेनली ये है कि जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए गवर्नमेंट ने बनवाया, वहां पे कोई भी जा सकता है। मूविंग फर्दर टू, अब जहां पे डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, या हम कहते हैं, तो कभी कभी नहीं, काफी जगहों पे आप देखो कि स्पेशल प्रोविजन उन्होंने किया है, ये भी अलाउड है, ठीक है। वैसे उन्होंने बोला कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया जाता है फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, वो अलाउड। वहां आप ये नहीं कहोगे कि बाकियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गई। कभी कभी ये लोग ये कहने लग जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, गिविंग बिकॉज सी it is being said that they are somehow weaker than the other categories, तो इसीलिए उनके लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन होती है तो उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होता। सेकेंडली, ये तीन एरियाज जहां पे स्टेट अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाती है इनके एडवांसमेंट के लिए, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं बिल्कुल कंप्लाई होंगे अगर जो स्पेशल प्रोविजन है वो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बनाए जाएं, या फिर स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएं फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब स्टेट क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अगेन स्टेट को आप रोक नहीं सकते अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहता है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अदर दैन जो हमने पहले पढ़े, उसके अलावा भी होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर होते हैं, ठीक है, जो चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडली, एनी स्पेशल प्रोविजन जहां पे वो कहते हैं कि इन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जगह दो, इनके लिए कोटा होना चाहिए, इनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज ऑल्सो फाइन। और ये जो वर्ड है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इसकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो आपने क्या क्या चीजें या कौन से स्पेशल प्रोविजंस याद रखने हैं कि पहले तो इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो इन बेसिस पे, लेकिन अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बनाती है विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मूविंग फर्दर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट के पास ये राइट है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सके इन सब एरियाज के लिए, या विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, राइट। Moving ahead to the next article, which says equality of opportunity in the matters of public employment। जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है सबको इक्वालिटी देनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट अगेन देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस। इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर पार्लियामेंट जो है वो लॉ पास कर सकती है कि क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू एन ऑफिस जो गवर्नमेंट के अंडर फॉल करता है अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी रेजिडेंस विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि वो ये कह सकती है कि हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो यहाँ पे रहता हो, इस स्टेट में रहता हो, इस यूनियन टेरिटरी में रहता हो, तो वो अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, अगर रिजर्वेशंस होती हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए जो रिजर्वेशन होती है वो भी अलाउड है, वो भी प्रोहिबिशन में हम काउंट नहीं करते। देन नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, अगेन स्टेट के पास ये राइट होता है कि वो प्रमोशन जो है वो कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के हिसाब से करे, इन द सर्विसेज इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को जानते हो तो उनसे पूछना, प्रमोशंस में भी सीनियरिटीज होती हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसी
रिजर्वेशंस होती हैं जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए होती हैं, उनके लिए कभी कभी पासिंग परसेंटेज भी कम होती है, या फिर इस तरीके से होता है कि जब प्रमोशंस होंगी तो इनकी ऐसे होंगी, इनकी ऐसे होंगी, तो दैट इज कंप्लीटली अलाउड। उसे हम डिस्क्रिमिनेशन में नहीं लेते, उससे हम ये नहीं मानेंगे कि अरे फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो गया, नहीं, दैट इज कंप्लीटली अलाउड। उसके बाद ये है कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज रह जाती है ना साल की, विच आर रिजर्व्ड, राइट, that has to be a separate class of vacancies to be filled up with the succeeding years, and such class shall not be considered together। यानी कि जितनी वैकेंसीज है उन्हें तरीके से भरो, ऐसा नहीं है एक साल में नहीं कि अगले साल में साथ में क्लब कर दिया, ऐसा नहीं करना। A law shall not be invalid if it provides that the incumbent of an office in connection with the affair of any religious or denominational institution shall be a person। अभी क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती हैं या डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वो कहती हैं कि हमारा हेड इस जगह से आए या इस रिलीजन का हो या इस उस प्रोफेशन का हो, जैसे भी है वो भी प्रोफेशन नहीं है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, दे कैन आस्क फॉर दैट। एंड लास्टली, इट शैल नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो जो फंडामेंटल राइट्स होती है वैसे भी वो एब्सोल्यूट नहीं होती, उसमें एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शंस जो है यहाँ पे आपने ये देखना है कि एक तरफ तो हम कहते हैं ठीक है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, कोई प्रोहिबिशन नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हम प्रोहिबिशन में काउंट नहीं करते। स्टेट के पास ये राइट होता है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशंस क्रिएट करने का, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, अगर वो समझते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर आई वुड से डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो चाहते हैं हमारा हेड ऐसा हो, तो उन्हें हम नहीं रोक सकते, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने ध्यान देनी है। Next is untouchability. I think all of us know now it has been completely abolished. In fact, अगर कोई ऐसा करता है तो punishment है इसकी, punishment up to 3 months or to be tried summarily। एंड ये बहुत ही मतलब अब तो बहुत ही इसे गलत समझा जाता है, सो इट हैज बीन कम्प्लीटली अबॉलिश। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स नहीं ले सकते, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे टाइटल्स देते थे, ठीक है, सर, राज बहादुर, राय साहब, वो सारे टाइटल्स आपने नहीं देने। टू डू अवे विद, अब ये आर्टिकल 18 क्या कहता है, इट सेज नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, इन्हें छोड़ के शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। स्टेट मिलिट्री टाइटल्स दे सकता है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन दे सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं दे सकता। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, नहीं कर सकता। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, ठीक है, सिटीजन नहीं है लेकिन वो हमारे स्टेट में, स्टेट की डेफिनेशन वही जो शुरू में बताई थी, एक्सेप्ट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ले सकता है लेकिन उसे प्रेसिडेंट की जो कॉन्सेंट है वो लेनी पड़ेगी। एंड लास्टली, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एम्ब्यूलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड अंडर अ फॉरेन स्टेट। तो ये चार चीजें इसका आपने ध्यान देना है। राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम, अगेन किस चीज की फ्रीडम है हमारे पास, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आर्म्स के बिना, एज इन वेपन्स के बिना, फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूव फ्रीली थ्रू आउट द एरिया, रिजाइड फ्रीली एंड प्रैक्टिस एनी प्रोविजन। लेकिन अगेन एंड अगेन हम यही चीज कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ये 100% नहीं होती, ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। तो परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें क्या है, ये है राइट टू स्पीच की परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन, जिसे हम कहते हैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अफेक्ट नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशंस अफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट टू स्पीच की परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपने देख के जाना है। पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, डिसेंसी या मोरालिटी इफेक्ट ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, डिफेमेशन ना हो, या फिर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस ना, कुछ भी आप बोलो तो ये सारी चीजें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये फंडामेंटल राइट कहता है। मूविंग अहेड टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। तो जब ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को पकड़ा जाता है, राइट, तो कौन सी 3 राइट्स है, इवन ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स के लिए राइट्स है। पहला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो राइट्स। तो ये कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of law enforced at the time of the commission of the act charged as an offense, not to be subjected of a penalty greater than that which might have inflicted under the law at the time of commission। तो जिस वक्त
ऑफेंस कमिट किया जाता है उस टाइम पे जितनी पनिशमेंट थी उस टाइम पे अगर वो ऑफेंस था या नहीं तभी उसे पनिश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई ऑफेंस आ गया या बाद में पेनल्टी बढ़ गई तो हम बढ़ा देंगे, नहीं। यहाँ पे कमीशन ऑफ ऑफेंस का जो टाइम है वो बहुत जरूरी है, यानी कि जब एक्चुअली में क्राइम किया गया, जब एक्चुअली में ऑफेंस किया गया उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी या उस टाइम पे आई वुड से जो वायलेशन हुआ लॉ का, अगर वो ऑफेंस तब था तभी वो ऑफेंस माना जाएगा। बाद में अगर कोई चेंजेस होती है तो वो नहीं मानी जाती। मूविंग टू सेकंड, डबल जेओपार्डी। किसी भी पर्सन को अगर आपने पनिश करना है, राइट, तो वो एक ही बार प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस नहीं हो सकता। बेसिकली प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश जो है ट्वाइस नहीं हो सकता किसी एक गलती के लिए, किसी सेम ऑफेंस के लिए उसे बार बार सेम ऑफेंस, प्लीज ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग ऑफेंस कर रहा है फिर तो उसे पकड़ेंगे ही, ठीक है, लेकिन अगर सेम ऑफेंस है एक ही ऑफेंस के लिए उसे प्रोसिक्यूट और पनिश बार बार नहीं किया जाता। एक बार वो प्रोसिक्यूट हो गया, पनिश हो गया, बात खत्म, उसी सेम ऑफेंस के लिए उसे दोबारा पनिश नहीं करना। लेकिन अगर वो प्रोसिक्यूट हुआ विदाउट बीइंग पनिश, यानी कि प्रोसिक्यूट तो होता है कि जो ट्रायल्स होती हैं, जो हियरिंग्स होती हैं, वो प्रोसिक्यूट हो गया लेकिन उसे पनिशमेंट नहीं मिली, फिर वो दोबारा प्रोसिक्यूट हो सकता है। यस, ये चीज आपने याद रखनी है दैट इफ अ पर्सन has been prosecuted and punished for the same offense, he cannot be prosecuted and punished again. On the other hand, if he is prosecuted without being punished, then he can be prosecuted again, right? Probably they'll say that why haven't you punished him, right? So then he can be prosecuted again but cannot be prosecuted and punished twice. तो ये दोनों words का ध्यान देना है। तीसरी बात आती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो ये कहते हैं कि नो पर्सन जो अक्यूज्ड है, राइट, उसे हम कंपेल नहीं कर सकते कोई भी ऐसा विटनेस रिलीज करने के लिए जो उसी के खिलाफ है, राइट। तीन कंडीशंस है, ही मस्ट बी एन अक्यूज्ड, देयर मस्ट बी अ कंपल्शन टू बी अ विटनेस, एंड थर्ड, सच कंपल्शन शुड रिजल्ट इन गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हम उसे फोर्स नहीं कर सकते, राइट, अगर वो बोलना चाहता है ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट फोर्स हिम। देन ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारे सबके पास है, ठीक है। No person shall be deprived of life except according to the procedures established by law. लॉ के पास जो प्रोसीजर्स हैं वो ठीक है, उसके अलावा हर एक के पास ये राइट है कि वो अच्छी लाइफ जिए, एक पर्सनल लिबर्टी जिए। इसमें एक बहुत अच्छा केस लॉ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये केस लॉ क्या कहता है, बेसिकली लाइफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। लाइफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें सांस आ रही है जा रही है, अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, ठीक है। वी गेट इनटू रिलेशनशिप्स, वी हैव फैमिलीज, राइट। तो इसी को चलते ये एक केस आया था जिसमें उन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ जो है, फॉर एग्जाम्पल एक कपल है जो एक सन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये राइट है उनका, वो कर सकते हैं अडॉप्ट, बिकॉज लाइफ इज नॉट ओनली कि हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, लाइफ इज मोर अबाउट दैट। अगर एक सन को अडॉप्ट करके उनकी लाइफ मीनिंगफुल बनती है, इट इज देयर राइट, राइट। तो ये केस मुझे बहुत, केस लॉ जो है बहुत अच्छा है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। देन राइट टू एजुकेशन, हम सबके पास राइट टू एजुकेशन है। इनफैक्ट 6 to 14 ईयर्स तक जो है स्टेट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, स्टेट को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स में की जो फ्री एजुकेशन में प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ऑफ कोर्स 21 जो है अब प्रोटेक्शन है, ठीक है। अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं होनी चाहिए, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, एक्सेप्ट इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल द पर्सन। ये एक्सेप्शंस है इनकी, इन लोगों की जो नीचे कैटेगरीज दे रखी हैं तीन, इनकी डिटेंशन हो सकती है। अदरवाइज किसी को भी ऐसे बिना मतलब से अरेस्ट या डिटेन आप नहीं कर सकते। लेकिन किन इसकी एक्सेप्शंस क्या है, एलियन एनिमीज, अगर कोई एलियन एनिमी मिलता है तो उसे डिटेन किया जाता है। पर्सन्स अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, कभी कभी अगर पुलिस के पास से न्यूज होती है कि भाई दिस पर्सन इज गोइंग टू क्रिएट समथिंग, ही इज गोइंग टू डू समथिंग इलीगल, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर डिटेन किया जा सकता है अदर पर्सन, राइट। सो फार एज एलियन एनिमीज आर कंसिडर्ड, दे प्रोवाइड नो प्रोटेक्शन टू देम, ठीक है, उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती जो एलियन एनिमीज है। उनके अलावा जो है अ पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी अनलेस ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड। तो जब आप उसे अरेस्ट करोगे उसे बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड्स पे उसे अरेस्ट किया गया है। सेकेंडली, उसके पास राइट होगा कंसल्ट करने का, डिफेंड करने का, लीगल प्रैक्टिशनर अपनी पसंद का लेने का राइट होता है, ठीक है। हमारी कंट्री में ये राइट सबको दिया जाता है। एंड जो भी पर्सन अरेस्ट होता है उसे 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना चाहिए, फिर वो डिसाइड करता है कि इसे फर्दर रखना है या नहीं रखना है। ऑल्सो ले जाते वक्त अगर जर्नी है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जा रहे हो, 5 आवर्स की जर्नी है, तो जब वो पहुंच जाएगा फिर 24 आवर्स स्टार्ट होंगे, हम उस जर्नी को एक्सक्लूड कर देंगे। देन कम्स प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है किसी को डिटेन करना विदाउट ट्रायल। ये ऑब्जेक्ट है कि
उस पर्सन को पनिश करना नहीं, सिर्फ उसे रोकना, उसे कुछ भी गलत करने से रोकना। नो ऑफेंसेस प्रूफ, नो चार्ज, कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर पता चल जाए कि ये पर्सन जो है ये कुछ गलत करने वाला है, कुछ ऑफेंस करने वाला, उससे पहले ही आप रोक लो ताकि कोई भी किसी को नुकसान ना हो, राइट। सेफ गार्ड्स अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होते हैं? सो सच अ पर्सन कैन नॉट बी डिटेन फॉर लॉन्गर देन 3 मंथ्स, ठीक है, उसे 3 मंथ से ज्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते अनलेस एंड एडवाइजरी बोर्ड, अगर वो कहती है क्वालिफाइड टू बी द हाई कोर्ट जजेस, अगर वो कहते हैं कि बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 3 मंथ्स के नहीं से रखना पड़ेगा for the sufficient reason. Secondly, Parliament may by law prescribe the maximum period for which any person can be detained. Parliament बता सकता है। So otherwise क्या है, 3 मंथ से ज्यादा उसे नहीं रखना until and unless अगर advisory board ना बोले या फिर Parliament ना बोले। Secondly, the authority ordering the detention shall communicate, उसे बताए, ठीक है, उसके क्या grounds हैं, afford him the earliest opportunity of making the representation, ताकि वो जो है अपने लिए लॉयर हायर कर सके, एडवोकेट हायर कर सके। सो ऑल एंड ऑल जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो 3 मंथ्स का होना चाहिए अनलेस के एडवाइजरी बोर्ड ना बोले या पार्लियामेंट ना बोले, एंड जो अथॉरिटी है वो डिटेन कर रही उससे कम्युनिकेट करे और उससे जो है लीगल हेल्प अरेंज करके दे। देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट राइट विच इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। वही जो सेलिंग एंड बाइंग ह्यूमन बींग्स, उन्हें हम कहते हैं ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, उनसे बेगिंग नहीं करवानी, दैट इज कम्प्लीटली पनिशेबल, दैट इज नॉट अलाउड। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स जो है किसी भी फैक्ट्री या किसी भी माइन में आप children employ नहीं कर सकते। Then comes right to freedom of religion. We all have all the right of freedom of concise and free profession, practice and propagation of religion. तो हम अपने religion को आराम से follow कर सकते हैं। Every person, Article 25 कहता है that every person has the right of freedom of concise and right to freely profess their religion. But this freedom is subject to certain restrictions. कुछ restrictions ये है कि public order में करना है, morality में करना है, health देख के करना है, other provisions and any law regulating or restricting an economic, financial, political, and other secular activities which may be associated with the religious practice, and any law providing for social welfare or throwing open of Hindu religious institutions of public character to all the classes and sections of Hindus, it is completely allowed. फिर बारी आती है minorities की, right? So what about the cultural educational rights of minorities? So minorities के पास भी rights ही होते हैं, which is like minority होता है क्या? Minority is like it has not been defined in the constitution. There are two articles related to this. First is the protection of interest of minorities, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 29, right, which says that any section of the citizens residing in the territory have a distinct, for example, कोई distinct language है या script है या culture है, वो अपने culture को conserve कर सकते हैं। For example, the citizens from Tamil Nadu or Bengal have right to conserve their language or culture in Delhi. कोई ये तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं आप यहाँ पे है तो यही बोलो, आप अपना culture नहीं follow कर सकते, बिल्कुल नहीं। You can definitely do whatever you want to do। आप क्या language बोलते हो, क्या कल्चर है, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, बिल्कुल कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। सेकेंडली, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन सब के चलते आप उन्हें मना नहीं कर सकते, राइट। सेकेंडली, इनफैक्ट जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है उन्हें एडमिनिस्टर कर सकें। ऑल द माइनॉरिटीज वेदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे वो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से लो चाहे लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से लो, उनके पास पूरा राइट है कि वो अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेकेंडली, द स्टेट के नॉट, फॉर एग्जाम्पल आप देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए स्टेट्स हमेशा एड्स ग्रांट करती हैं, ठीक है, एज एन हेल्प होती है, एज एन फंड्स हैं जो दिए जाते हैं। तो ये नहीं है कि इन्हें नहीं देने बिकॉज ये माइनॉरिटी रन है, नहीं, उन्हें बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट देनी है, कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूविंग अहेड टू दिस सेज, अब डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में फर्क होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस से डायरेक्टिव्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या डिफरेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स में? डायरेक्टिव जो है वो इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट नहीं होते। तो इन सिंपल लैंग्वेज आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है एज द नेम सजेस्ट, ये सिर्फ डायरेक्शंस है, इसमें कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, दे ओनली डायरेक्शन। सो डायरेक्टिव्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स एंड दे डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिफिएबल राइट्स इन द
favor of individuals. Secondly, the directives require to be implemented by legislation, and so long as there is no law carrying it, in the directive, neither the state nor the individual can violate. ये सिर्फ अगेन डायरेक्शंस है, ठीक है. अब ये नहीं, अगर कोई नहीं भी उसे फॉलो कर रहा तो उसमें वायलेशन नहीं होगा. थर्डली, द डायरेक्टिव्स पर से डू नॉट कॉन्फर अपॉन और टेक अवे एनी लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है. जो डायरेक्टिव्स हैं वो किसी भी तरीके से, जो लेजिस्लेशन है उससे, जो लॉ है उससे कोई भी पावर नहीं ले सकता, ठीक है. मतलब कि उससे कहीं पे भी डोमिनेंस नहीं आ सकती. द कोर्ट्स के नॉट डिक्लेयर एनी लॉ वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. उससे कोई लॉ वॉइड नहीं होता, क्योंकि वो सिंपल डायरेक्शंस हैं. अगेन, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो. द डायरेक्टर्स आर नॉट द कोर्ट्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कंपेल द गवर्नमेंट. कोर्ट नहीं कह सकती, जुडिशरी के पास ये पावर नहीं है कि वो बोले कि नहीं आपने करना ही करना. नो, दे डोंट हैव such power. Though it is the duty of the state to implement the directives, but it can do so only subject to the limitations that are imposed by the different provisions of the constitution. तो ध्यान देना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते करते कॉन्स्टिट्यूशन ना वायलेट हो जाए, तो इसमें बड़ी कन्फ्लिक्ट चलती रहती है. तो सिंपल बात है, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि अगर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आता है तो हमेशा फंडामेंटल राइट ही डोमिनेट करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज इन्फोर्सिएबल इन लॉ, इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट एज एन राइट. तो अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट अफेक्ट करता है, हम कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो दैट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ, राइट. तो इस चीज का ध्यान रखना है. द कोर्ट्स रूल दैट व्हाइल फंडामेंटल राइट्स वर एनफोर्सिएबल, द डायरेक्टिव principles were not, and so the law to implement the directive principles could not take away the fundamental rights. So fundamental duties आ गई, ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज रह गई. फंडामेंटल ड्यूटीज अगेन वही चीज है कि राइट्स तो आप बोल देते हो हमारे लिए ये करो, हमें ये दो, हमें वो दो. आपकी भी कुछ ड्यूटी है टुवर्ड्स योर नेशन. यू ऑल्सो हैव सर्टन ड्यूटीज, वो आपने देखनी है क्या है वो. जैसे कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, टू चेरिश and follow the noble idea which is inspired by the national struggle, to uphold and protect the sovereignty, defend the country, render national service, promote harmony and spirit of common brotherhood, value and preserve the rich heritage, protect and improve the natural environment like forests, lakes and all those things, develop scientific temper, safeguard the public property, and to strive towards excellence and to provide opportunities of education. फिर बारी आती है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स की. ऑर्डिनेंस क्या होता है? जो एक टेम्पररी लॉ होता है, ठीक है. क्या होता है कि जो लॉ होता है एक्चुअली में पहले बिल होता है, बिल को एक्ट बनाने में दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स को उसे अप्रूव करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट छुट्टी पे चले जाए, ठीक है, लाइक होता है ना, कोर्ट ब्रेक होती है. फॉर एग्जाम्पल, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट या आइदर ऑफ द हाउसेज जो है वो वर्किंग नहीं है, ठीक है, दैट इज ऑन हॉलीडे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं है, ठीक है, दैट हैज. फॉर एग्जाम्पल, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अभी वर्किंग में नहीं है, या आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अभी वर्किंग में नहीं है, तो उस टाइम पे अगर कोई लॉ आपको अर्जेंटली पास करना है तो प्रेसिडेंट कर सकता है या गवर्नर कर सकता है. प्रेसिडेंट फॉर द सेंटर एंड गवर्नर फॉर द स्टेट. प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स रहती हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मिलिट्री पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है. गवर्नर के पास भी सारी पावर्स होती है एक्सेप्ट मिलिट्री पावर नहीं होती. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होती है? एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स. मिलिट्री पावर्स ऑफकोर्स आर्म्ड फोर्सेस का जो कमांड होता है. लेजिस्लेटिव पावर्स होती है लेजिस्लेचर को समन करना या प्रोपोगेट करना. जुडिशियल पावर्स होती है, जुडिशियल पावर्स में जैसे अगर किसी को पनिशमेंट होती है तो उसको रिलीफ करने के लिए, पार्डन करने के लिए आप डेफिनेटली प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो. गवर्नर के पास सारी पावर्स होती है एक्सेप्ट डिप्लोमैट और मिलिट्री पावर्स. अदरवाइज जो प्रेसिडेंट टू द सेंटर होता है वही गवर्नर टू द स्टेट होता है. फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है. लेजिस्लेटिव लिस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है. द फर्स्ट इज प्लेनरी पावर्स. प्लेनरी पावर होता है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है विद रिस्पेक्ट दैट देयर आर नो लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑन द पावर, दैट इट इज टू बी गिवन द वाइडेस्ट स्कोप. जब आप लेजिस्लेटिव लिस्ट को पढ़ते हो, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है आप उसको पढ़ते हो, जो लिखा हुआ है ना उसे वाइडेस्ट स्कोप में देखना है, ठीक है. ऐसे नहीं कि बस ये चीज लिखी तो इतना ही करना है, नहीं. जितना वाइडर टू वाइडर आप सोच सकते हो उतना स्कोप लेके आप उस पावर को जो है एक्सरसाइज करो, राइट. बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री लिस्ट विच आर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. फिर दूसरा आता है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वर्ड आप बहुत जगह पे पढ़ते हो जीआईजीएल में. इट्स बेसिकली हारमोनी रख के आपने हर एक चीज को इंटरप्रेट करना है. बेसिकली डिफरेंट एंट्रीज इन डिफरेंट लिस्ट, आपको उन्हें ऐसे इंटरप्रेट करना है कि कोई कंफ्लिक्ट ना हो,
नो कन्फ्लिक्ट शुड बी देयर, ठीक है। एक होती है ना हार्मनी, मतलब आराम से दोनों को अपनी अपनी जगह पे दोनों वर्क कर सके, इस तरीके से आपने उसे इंटरप्रेट करना है। पिथ एंड सब्सटेंस रूल, पिथ एंड सब्सटेंस रूल एक्चुअली क्या कहता है, लॉ इन रियलिटी फॉल्स विद इन एन आइटम विच इनैक्टेड दैट द लॉ इज competent to legislate, such law shall not become invalid merely because it incidentally touches a matter which is out of competence। यानी कि पूरा लॉ जो है वो एक लेजिस्लेचर से रिलेट कर, उसमें थोड़ा सा अगर कोई बाहर से कोई डिफरेंट लॉ आ जाता है तो वो उसे इनवैलिड नहीं कर देता, राइट। पिथ एंड सब्सटेंस रूल्स मीन्स कि अगर पूरे लॉ में अगर थोड़ा सा कहीं बाहर से कोई चीज आ जाती है, कोई टच कर जाती है, यहाँ पे नीचे जो एग्जाम्पल है उससे क्लियर हो जाता है, उससे वो इनवैलिड नहीं हो जाता, राइट। एंड लास्टली कलरेबल लेजिस्लेशन, यानी कि देख हमें कुछ और रहा है लेकिन पीछे कुछ और हो रहा है, राइट। बेसिकली ऑलमोस्ट ऑपोजिट जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ऊपर हमने डिस्कस किया कि भाई अगर पूरा लॉ सही जा रहा है, वैलिड जा रहा है, सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है, तो अगर थोड़ी सी इसमें हिंट ऑफ इनवैलिडिटी है तो कोई बात नहीं, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। कलरेबल लेजिस्लेशन ये कहता है दैट इट डज नॉट अलाउ द ट्रांसग्रेशन ऑफ पावर बाय एनी लेजिस्लेचर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हाउएवर अ लेजिस्लेचर में पास अ लॉ इन अ वे दैट इट गिव्स अ कलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, मतलब दिख रहा है कि लॉ है लेकिन पीछे जो है वो गलत चीज कर रहा है, उसे हम कहते हैं। जुडिशरी की बात करते हैं तो तीन मेन जुडिशरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो आई वुड से कि जुरिस्डिक्शन के हिसाब से चलता है। और फिर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। टाइप्स ऑफ रिट्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते ही रहता है। हेबस कॉर्पस, मैंडमस, सिटोरियो, प्रोहिबिशन एंड कोवरन। तो हेबस कॉर्पस होता है टू, बेसिकली इट मीन्स टू हैव द बॉडी। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव बॉडी, किसी को इलीगली डिटेन कर लेना, राइट। सो इट इज लाइक बुलवार्क ऑफ पर्सनल लिबर्टी। इट्स अ रेमेडी अवेलेबल टू अ पर्सन जिसे डिटेन किया गया है, कन्फाइन किया गया है विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, उसे छुड़वाने के लिए जो है ये हेबस कॉर्पस होता है कि भाई यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दे विल आस्क, उसे बुलाया जाएगा कि क्या रीजन है, क्या जस्टिफिकेशन है कि आप उसे डिटेन कर रहे हो। तो बेसिकली इट इज टू हैव द बॉडी, आप ये नहीं कर सकते, किसी की पर्सनल लिबर्टी उससे नहीं छीन सकते। द सेकेंड थिंग इज मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, राइट। बेसिकली इट मीन्स द कमांड इशूड टू एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या गवर्नमेंट जो है दैट हैज pertains to his or his office further in the nature of public duty, and this writ is used when inferior tribunal has declined to exercise the jurisdiction while resort to Sitorian prohibition। जब वो अपनी jurisdiction नहीं यूज करते, राइट, आपको कमांड लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो कमांड है, जो डायरेक्शन दी जाती है किसी पर्सन को, किसी कॉर्पोरेशन को, किसी इंफीरियर कोर्ट को, गवर्नमेंट को, वो आपको लेनी पड़ेगी फॉर योर ऑफिस और फॉर योर वर्क, फॉर द पब्लिक ड्यूटी दैट यू हैव। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड इट अराइजेज व्हेन, बेसिकली वो क्या कहते हैं कि ये तो है कि व्हेन दे हैव डिक्लाइंड, ठीक है, जब इंफीरियर कोर्ट या इंफीरियर ट्रिब्यूनल है वो कहती है भाई हमारा तो ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं, वो अपनी जुरिस्डिक्शन को डिक्लाइन करती है। लेकिन सिटोरी और प्रोहिबिशन कब आता है, व्हेन द ट्रिब्यूनल हैज रॉन्गली एक्साइज द जुरिस्डिक्शन और एक्सीडेड द जुरिस्डिक्शन। इसका ध्यान रखना। मैंडमस होता है जब इंफीरियर अथॉरिटी, इंफीरियर ट्रिब्यूनल डिक्लाइन कर दे, मना कर दे। सिटोरी और प्रोहिबिशन तब होता है या तो वो रॉन्गली एक्साइज कर दे या ज्यादा एक्साइज कर दे। प्रोहिबिशन होता है जब इंफीरियर कोर्ट प्रिवेंटिंग द लेटर फ्रॉम असर्विंग द जुरिस्डिक्शन दैट इज नॉट लीगली, मतलब उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी वो करे तो उसे प्रोहिबिट करो, उसे रोको कि आप जो है ज्यादा जुरिस्डिक्शन, अगर आपके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है या एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन आप नहीं कर सकते। सो व्हाइल मैंडमस कमांड्स एक्टिविटी, प्रोहिबिशन कमांड्स इनएक्टिविटी। मैंडमस कहता है करो, ठीक है, तुम डिक्लाइन कर रहे हो, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन है, तुम करो इसे एक्साइज। प्रोहिबिशन कहता है नहीं, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, मत करो। सिटोरियो क्या कहता है, सिटोरियो भी समवॉट सेम ही है। वेयर एवर एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स हैविंग लीगल अथॉरिटी दे अफेक्ट द राइट टू एक्ट जुडिशरी। तो प्रोहिबिशन और सिटोरियो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या फर्क है आपको बताती हूँ। द रिट रिमूव्स द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम सच बॉडी टू द हाई कोर्ट टू क्वैश इट। सो now they say that Sitorio, the writ of Sitorio throughout the territorial jurisdiction when the subordinate authority acts without, कब Sitorio यूज होती है, without or in excess of jurisdiction या contravention of rules of natural justice या commits an error। तो आप बोलोगे कि प्रोहिबिशन में भी हम यही बोल रहे थे कि अगर तो वो jurisdiction wrongly यूज करता है या ज्यादा यूज करता है तो यूज मतलब लगानी है, और Sitorio में भी। The basic difference between both is that
Although the object of both are same, but prohibition is available at the earlier stage. Prohibition किसी को रोकना वो हम शुरू में कर देते हैं. Sitorio is available at the later stage. जब उसने एक्सरसाइज कर दिया उसके बाद हम सिटोरियो लगाते हैं. So earlier stage पे prohibition होता है, later stage पे सिटोरियो होता है. Co warranto means co warranto is like it enables the inquiry into the legality of the claim which a person asserts to an office. यानी कि कोई person है जो public office में एक position hold कर रहा है, but according to the writ it says कि उसकी जो claim है, उसकी जो holder of the office है, he has to show कि उसके पास authority है या नहीं. Basically the office is of public and substantive nature created by statute. तो respondent has asserted his claim, वो अपना claim करके बैठा हुआ है और हम ये assume करते हैं कि उसके पास ये claim नहीं है, तब को वारंटो इशू हो सकता है कि आपके पास ये right नहीं है, आपके पास ये claim नहीं है. The fundamental basis is that public has an interest to see that an unlawful claimant does not usurp a public office. जो actually उसका correct claimant नहीं है वो public office लेके नहीं बैठ सकता, right? Moving ahead to the classification of subordinate legislation. तो subordinate legislations भी होती हैं जिसकी classification है 5 classifications है. Executive legislation होता है. The tendency of modern legislation has been in the direction of placing in the body and act only few general rules, right? So system empowers the executive to make rules and orders. ठीक है, आप उसके साथ rules and orders भी बना सकते हो. Judicial legislations भी आती हैं बिल्कुल, जो आई वुड से जो डिसीजंस लिए गए हैं प्रीवियस केसेस में वो भी यूज होते हैं. म्यूनिसिपल लेजिस्लेशन, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के पास भी पावर्स होती है, लिमिटेड एंड सबॉर्डिनेट पावर्स रहती है. ऑटोनॉमस लेजिस्लेशन जिससे यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं वो अपने लिए रूल्स बना सकती हैं, उनके पास पावर्स होती है. कॉलोनियल लेजिस्लेशन तो जो लॉज मेड बाय कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ सम अदर नेशन, ये पहले होता था अब नहीं है, तो कॉलोनियल लेजिस्लेशन. तो ये सारे सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है जो एक्ट के साथ साथ चलती है. कोई भी एक्ट है उसके साथ साथ ये सारी लेजिस्लेशन है जो वर्क करती है, राइट? मूविंग हेड टू द पार्लियामेंट्री कमेटी. सो टेक्निकली दो कमेटीज होती हैं जिन्हें हम पार्लियामेंट्री कमेटीज कहते हैं. एक होती है एड हॉक एंड स्टैंडिंग कमेटीज, यानी कि वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है. ठीक है, ये इस चीज के लिए है, ये इस एक्ट के लिए, जीएसटी एक्ट के लिए, कंपनी लॉ के लिए. तो जब वो पर्पस खत्म हो जाता है वो कमेटीज भी खत्म हो जाती है. ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज स्टैंडिंग कमेटी. स्टैंडिंग कमेटी जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटीज, कमेटी ऑन पिटिशन और अदर कमेटीज इनके अलावा. ठीक है, और ये जो कमेटी होती है ये पार्लियामेंट की वॉच डॉग्स हैं ओवर द एग्जीक्यूटिव. वॉच डॉग इज बेसिकली कि वो देखती है कि काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. इसके एग्जांपल्स हैं जैसे गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, ये सारे. ठीक है, moving further to chapter number 3, which is interpretation of statutes. Interpretation of statutes थोड़ा important chapter है. So basically they say statutes are commonly divided into following classes: codifying, declaratory, remedial, amending, consolidating, enabling, disabling और restraining and penal. Codifying क्या होता है? Codify करना, कोई भी unwritten law है उसे codify करना, उसे बताना कि ये भी law है. Declaratory जो already written law है उसे सिर्फ declare करना. ठीक है, to make any alteration in the existing law नहीं है, कुछ alteration नहीं है, सिर्फ बताना, सिर्फ डिक्लेयर करना है, एक्सप्लेन करना जो ऑलरेडी एक लॉ है. रेमेडियल, एक रेमेडी प्रोवाइड करना. ठीक है, टू ऑल्टर द कॉमन लॉ और द जज मेड लॉ. ठीक है, वो रेमेडी जिससे कॉमन लॉ या जज मेड लॉ जो है वो ऑल्टर हो जाए. अमेंडिंग, ऑल्टर करना, अमेंडमेंट जैसे आती है. कंसोलिडेटिंग, इकट्ठा करना. आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में देखोगे 2-3 एक्ट्स उन्होंने इकट्ठा कर दी, उसे कहते हैं कंसोलिडेटिंग. इनेबलिंग, इनेबल हम कोई चीज इनेबल करते हैं, क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन हट जाती है, बस रिमूविंग अ रिस्ट्रिक्शन. और डिसेबिलिटी, डिसेबलिंग और रिस्ट्रेनिंग व्हेन दे रिस्ट्रेन द अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसे मना करना. पीनल, कोई पेनल्टी या फोरफीचर देना. ठीक है, पेनल्टी इंपोज करना. तो ये कुछ चीजें एक एक लाइन की है, इसके कीवर्ड्स आप लर्न कर लो. मोस्टली मैंने अंडरलाइन कर दिए, तो ये कीवर्ड्स के साथ भी आप आंसर कर सकते हो. अब कुछ प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, कुछ अदर रूल्स है. प्राइमरी में हम सबसे पहले पढ़ते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन. लिटरल कंस्ट्रक्शन है एज इट इज, जैसे लिखा है उसे वैसे ही इंटरप्रेट करो. द रूल्स, द वर्ड्स, द फ्रेजेस, दे आर ऑर्डिनरली टू बी अंडरस्टूड इन इट्स नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग. इसे आपने ऐसे ही कैरी करना है. नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर और ग्रामेटिकल मीनिंग्स, ये 4 कीवर्ड्स जरूर लिखने हैं अगर लिटरल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने उसे कैसे इंटरप्रेट करना है? नेचुरल तरीके में, ऑर्डिनरी तरीके में, पॉपुलर एंड ग्रामेटिकल, यानी कि बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसे लिखा गया उसे वैसे ही इंटरप्रेट करना है. इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट आती है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. एवरी वर्ड
has been given a meaning. लॉ में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता जो मतलब कि बिना मतलब यूज किया जाए. सो अननेसेसरली कोई भी वर्ड नहीं है. एवरी वर्ड हैज अ मीनिंग. Secondly, one should not presume that any omission is there. You can't say, oh, the draftsman forget to write this. No, you cannot add in words. You cannot add in your own explanation. So first, no word is put extra. Every word has a meaning. Secondly, don't assume any omission is there. On the basis of this, do the literal construction. So basically, grammatical meaning kaise, if that is contrary to or inconsistent with any express intention or declared, or it would involve, ओके. सो वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स होती है इंटरप्रिटेशन की, जिसे हम कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन करो. अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंटेंशन हो रही है, इनकंसिस्टेंट हो रही है, इनकन्वीनियंस हो रही है, देन द ओनर्स ऑफ शोइंग दिस लाइज ऑन द पर्सन हु एलिजेस इट. अगर मैं कहती हूँ नहीं दिस इज नॉट राइट, तो आई विल हैव टू प्रूव इट. देन कम्स मिसचिफ रूल और हेडन्स रूल. हेडन्स रूल चार I would say principles के ऊपर based है. First is what was the common law. Common law क्या था? मिसचिफ क्या होती है? शैतानी. ठीक है. was the common law before the act. Act आने से पहले common law क्या था? What was the mischief? यानी कि problem क्या थी? यहाँ पे हम mischief and defect. mischief क्या थी और defect क्या था? Third, remedy क्या provide की? एंड फोर्थ, ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी. ये एक्चुअली इन्होंने इस तरीके से ना पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा है. पेपर में पैराग्राफ फॉर्मेट में मत लिखना, ऐसे लिखना 1 2 3 4. यहाँ पे जगह नहीं थी, मैंने फोर्थ उस तरफ लिख दिया 1 2 3 4. मिस्चिफ रूल या हेडन्स रूल ये कहता है कि हमें इवेलुएट करना पड़ता है, हमें इंटरप्रेट. जब आपने लॉ पढ़ना है तो सोचो, जब आपने उसका ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना है तो सोचो कि पहले कॉमन लॉ क्या था. ठीक है, बिफोर द एक्ट, जब ये एक्ट आया इससे पहले कॉमन लॉ क्या था. सेकेंडली, मिस्चिफ क्या थी, डिफेक्ट क्या थी, रेमेडी क्या आया, एंड ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी क्या थी. रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होता है कि नॉर्मली जो है ऑर्डिनरी मीनिंग है, अगर वो उसका उसका रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करो, यानी कि वो उसके ऑब्जेक्ट से मैच करना चाहिए. ठीक है, नॉर्मल मीनिंग तो एकदम सिंपल एडवाइस हो गया, बट इट डज नॉट मीन द फेयर एंड रीजनेबल कंस्ट्रक्शन. सो एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन बेयर डिक्शनरी इज नॉट गुड. बेसिकली आपने जो जस्टिफिकेशन क्रिएट करनी है उसका सेंसिबल मीनिंग भी होना चाहिए. ठीक है, वट एवर यू आर इंटरप्रेटिंग दैट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज कैरी अ सेंसिबल मीनिंग. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए. ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होती है कि इस तरीके से टू अवॉइड हेड ऑन क्लैश. अगर दो चीजें हैं एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रही है तो हेड ऑन क्लैश कभी भी नहीं होना चाहिए. इट शुडंट बी लाइक कन्फ्लिक्ट हो, नहीं, हमें कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है इस तरीके से कि दोनों अपनी अपनी जगह पे हारमोनी से अपनी अपनी जगह पे जो इनैक्टमेंट्स है उनका जो इंपॉर्टेंस है, उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो स्टैंड रहे और हेड ऑन क्लैश कभी ना हो. एंड दिस लास्ट वन इज एडजस्टम जेनरिस, जिसे हम कहते हैं ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीशीज. इसमें हम कहते हैं दैट इन एन इनैमरेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे जनरल वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो सेम काइंड या सेम स्पीशीज के लिए ही यूज किए जाते हैं. एंड इफ पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जेनस, देन द जनरल वर्ड्स आर कंस्ट्रूड टू एम्ब्रेस द लार्जर जेनस. तो ये फाइंड आउट करना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये सेम काइंड एंड सेम स्पीशीज से मैच करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन वैसे ही होनी चाहिए. अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है? द रूल मीन्स एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग implies exclusion of other. बेसिकली expressio unis est exclusio altris, मतलब कि अगर एक चीज मेंशनड है एक्सप्रेसली, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली कि दूसरी चीज एक्सक्लूड है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमने अनलिस्टेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, वो सारी एक्सक्लूड कर दी. तो किसी भी चीज का जो एक्सप्रेशन है, अगर कोई चीज किसी चीज को एक्सप्रेस करती है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाती है. सेकेंड इज contemporaneo exposio est optima et fortissima and league. It says that it's the best and strongest in law when words used in a statute have undergone alteration in meaning in the course of time. The words should carry the same meaning as they had when the statute was passed. तो जो मीनिंग है ना वर्ड्स का, वो वैसे ही रखो जब स्टैचूट पास हुआ था, तभी तो रीजनेबल आई वुड से जजमेंट्स आएंगी. ठीक है, कि स्टैचूट जब पास हुआ था तो क्या मीनिंग इनका समझे थे हम, हमने क्या इस चीज को समझा था, तो उसी के हिसाब से रखो. ये स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है दैट इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी लिख सकते हो, ओल्ड स्टैचूट शुड बी इंटरप्रेटेड एज इफ दे हैड बीन इंटरप्रेट जब वो बने थे. ठीक है, जब
वो बने थे वो किस सोच से बने थे, किस ऑब्जेक्ट से बने थे, किस क्या मतलब उन्होंने दिया था, उसी तरीके से आपने उन्हें इंटरप्रेट करना है। देन कम्स नॉसिथेसिस विच मीन्स नोन बाय एसोसिएट्स। कोई भी वर्ड है जब आपने उसे इंटरप्रेट करना है तो उसकी जो अकम्पनिंग वर्ड्स हैं या उसकी जो एसोसिएटिंग वर्ड्स हैं उनके मीनिंग के हिसाब से आपने उसे इंटरप्रेट करना है। द सेम वर्ड्स बियर द सेम मीनिंग, राइट हम इसमें यही कह रहे हैं ना कि सेम वर्ड्स के सेम मीनिंग होंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा रूल कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं करता। फर्स्ट, व्हेन द कॉन्टेक्स्ट एक्सक्लूड, जब वो कहता है कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ये इसका मीनिंग ये नहीं है, जैसे कि रिलेटिव का मीनिंग इनकम टैक्स में अलग है और कंपनी लॉ में अलग है। सेकेंडली, इफ सफिशिएंट रीजन हैज बीन असाइंड इट इज proper to construe a word in one part of the act in a different sense and another part। तो वो बताते हैं कि इस पार्ट में इसका ये मीनिंग है, इस पार्ट में ये मीनिंग है, तो उस केस में भी एक्सक्लूजन हो जाएगी। थर्ड, वेयर third, where it would cause injustice or absurdity; fourth, where different circumstances are being dealt with; and fifth, where the words are used at a different context। तो ये exclusions हैं या ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे रूल अप्लाई नहीं करता, ठीक है। अदरवाइज तो हम यही कहते हैं कि सेम वर्ड के सेम मीनिंग होते हैं और उन्हें एसोसिएटिंग मीनिंग से आप कैरी कर सकते हो, राइट। देन द लास्ट कंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। दो अलग अलग चीज़ें। स्ट्रिक्ट मतलब जैसा लिखा गया है, जो लिखा गया उसे एज इट इज फॉलो करो, ठीक है। It says that which is not clearly and intelligibly described in every word of the statute as well as manifestly intended। सो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन, सो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन मीन्स कि जो जैसे भी है आपने उसे चेंज नहीं करना, राइट। यू हैव टू इंटरप्रेट इट एज इट इज। और लिबरल कंस्ट्रक्शन जो है स्ट्रिक्ट वेज में बेसिकली आपने इंटरप्रेट करना है, और जो लिबरल कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से है कि जो भी इंटरप्रिटेशन करनी है आपने इस तरीके से करनी है कि जो रेमेडी है वो एडवांस हो, जस्टिस एडवांस हो। फिर बारी आती है प्रिजम्पशन की। तो कोई भी लॉ को जब आप इंटरप्रेट करते हो ना तो कुछ प्रिजम्पशन देनी पड़ेंगी। वैसे ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में पिछले अटेम्प्ट में आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे सर्च करना। तो ये 8 मार्क्स में आया था, फिर भी मैं बता देती हूँ क्या प्रिजम्पशंस आपने लेनी है जब आपने इंटरप्रेट करना है। फर्स्ट, कि जो वर्ड्स हैं स्टैट्यूट के बहुत ही प्रिसाइजली यूज किए जाते हैं, लूजली यूज नहीं किए जाते। जो वेस्टेड राइट्स है किसी भी सिटीजन के, किसी भी पर्सन के, वो हमेशा उसके पास वेस्टेड रहेंगे अनलेस एंड अनटिल उसे ले लिया जाए, बताया जाए। मेंस रिया का ध्यान देना है, गिल्टी माइंड होना चाहिए क्रिमिनल एक्ट में। स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टैट्यूट अनलेस इट एक्सप्रेसली मेंशन, तो स्टेट अफेक्ट नहीं होता। देन अ स्टैट्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल। जो भी लॉ बनेगा वो इंटरनेशनल लॉ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनसे वायलेट नहीं करेगा। लेजिस्लेचर नोज द स्टेट, legislator does not make any alteration in the existing law unless express enactment, legislature knows the practice, legislature confers powers that are necessary, लेजिस्लेचर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कोर्ट ये नहीं मानता कि लॉ में कोई गलती है, ठीक है। एंड लॉ कंपेल्स नो मैन टू डू एनी फ्यूटाइल और फ्रूटलेस थिंग्स, राइट। लीगल फिक्शंस आ गई, तो ये सारी चीज़ें। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी। वैसे द चांसेस ऑफ दिस टॉपिक बीइंग आस्क्ड इज वेरी लेस बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में ही पूछा था उन्होंने, ठीक है। फिर भी ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आपने देख लेनी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स इन इंटरप्रिटेशन क्या है, तो मुझे जब इंटरप्रेट करते हैं तो किस हेल्प, हेड का मतलब होता है हेल्प, राइट। इंटरनली हमने टाइटल की हेल्प लेनी है। एक्ट का जो टाइटल है वो हमें काफी कुछ बताता है कि एक्ट किस चीज के बारे में डील करता है। जैसे कंपनीज एक्ट है तो कंपनी के बारे में डील करता है, ठीक है। इस तरीके से टाइटल की हेल्प लेनी। प्रियम्बल की हेल्प लेनी। प्रियम्बल जो एक्ट में दिया होता है वो होता है ऑब्जेक्ट या पर्पस एक्ट का क्या, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। कोई भी एक्ट छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, उसकी हेडिंग या टाइटल की आप हेल्प ले सकते हो। मार्जिनल नोट्स, हर एक पेज के ऊपर या जो बेयर एक्ट होता है उसके नीचे मार्जिनल नोट्स दिए होते हैं जिसमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस, जो बुक्स जैसे कि रमैया है, ठीक है, उसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस भी होते हैं, वो इंटरप्रेट करके बताते हैं कि इसे कैसे आपने समझना है। प्रोविजोस का ध्यान दो, इलस्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशंस का ध्यान दो, एंड शेड्यूल्स जो कि बेयर एक्ट के अंदर ही होते हैं उसकी भी हेल्प ले सकते हो। तो एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी एक्ट के लिए आप ये सारी चीज़ों की हेल्प लोगे। ये इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल में पार्लियामेंट हिस्ट्री क्या रही है, कमेटीज ने क्या रिपोर्ट दी, अदर स्टैट्यूट्स क्या कहते हैं, डिक्शनरीज की हेल्प ले लो, फॉरेन डिसीजंस की हेल्प ले लो, राइट। मूविंग टू द फोर्थ चैप्टर विच इज जनरल क्लॉजेस एक्ट। वेरी सिंपल, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपने ध्यान देना है। फर्स्ट, जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी तक हम यही चीजें करते हैं। दिस इज सेक्शन 5 to 8 हमें ये बताएंगे कि जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले कमिंग इन टू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट। तो सेंट्रल एक्ट इज वेयर इट इज नॉट एक्सप्रेस टू कम ऑन अ पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जाम्पल कमेंस किस दिन होगा, ठीक है। कोई भी इनैक्टमेंट है, कोई भी सर्कुलर है, कोई भी चीज़ है, वो इनैक्ट कब होगी, उसकी ऑपरेशन कब से स्टार्ट होगी, अगर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है देन इट शैल कम इन
into operation when it receives the assent in case of central act before the commencement of constitution से पहले, गवर्नर जनरल की कंसेंट, और इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की कंसेंट। तो अगर कोई भी डेट एक्सप्रेस नहीं की है कि कोई भी इनैक्टमेंट कब से शुरू होगा, कब से उसकी ऑपरेशन स्टार्ट होगी, तो अगर हम सेंट्रल एक्ट की बात करें जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आया तो गवर्नर जनरल की ली जाती थी, और अगर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो प्रेसिडेंट की लेनी है। सेकेंडली, अनलेस द कॉन्ट्री इज एक्सप्रेस्ड अ सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द डेट प्रिसीडिंग इट्स कमेंसमेंट। एक्चुअली अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट दी होती है ना तो अगले दिन से ही ऑपरेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज नहीं कॉन्ट्ररी एक्सप्रेस नहीं किया तो क्या होता है, अगर डेट ऑफ कमेंसमेंट आपके पास है तो उसके अगले दिन से ऑपरेट होनी शुरू हो जाती है। द नेक्स्ट इज अपील, इफेक्ट ऑफ रिपील, वापस ले लेना। रिपील का मतलब होता है वापस ले लेना। तो अगर कोई एक्ट या सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन जो है वो रिपील हो जाए, ठीक है, तो रिपील शैल नॉट, रिपील से क्या होगा, रिवाइव एनीथिंग नॉट इन फोर्स और एग्जिस्टिंग। रिपील से ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसी चीज जो एग्जिस्टिंग नहीं है वो रिवाइव हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी प्रीवियस ऑपरेशन को रिपील अफेक्ट नहीं करता, जो पहले कर दिया, जो हो गया सो हो गया। थर्ड, कोई भी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी अक्वायर्ड, अक्रूड अंडर एनी, कोई भी उसके अंडर कोई राइट हमें मिला, प्रिविलेज मिला, वो अफेक्ट नहीं होगा। कोई पेनल्टी अफेक्ट नहीं होगी, फॉरफीचर, पनिशमेंट, अगेंस्ट एनी इनैक्टमेंट सो रिपील। एंड फिफ्थ, अफेक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन, लीगल प्रोसीडिंग। बेसिकली रिपीलमेंट का मतलब ये नहीं होता कि उससे रिलेटेड अगर कोई पेनल्टी इंपोज हुई थी, उससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उससे रिलेटेड कोई राइट, प्रिविलेज, लाइबिलिटी था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, रिपील होने से जब कोई एक्ट, अनटिल अनलेस इट इज एक्सप्रेस, ठीक है, अगर एक्सप्रेस किया तो अलग बात है, लेकिन अगर एक्सप्रेस नहीं किया तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना तो ये कोई भी ऐसी चीज को रिवाइव करेगा जो फोर्स में नहीं है, ना तो ये कोई प्रीवियस ऑपरेशन को अफेक्ट करेगा, ना तो ये राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन को अफेक्ट करेगा, ना तो ये पेनल्टी को अफेक्ट करेगा, और ना तो ये इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल प्रोसीडिंग्स को इफेक्ट करेगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न इट, ठीक है। ये जो थोड़ा सा टॉपिक है ये थोड़ा लर्निंग वाला, तो इस तरीके से आप, जैसे मैंने अभी पॉइंट्स बताए ना, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। देन इज रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट इन एक्ट। तो कोई भी रिपील अगर आफ्टर द कमेंसमेंट रिपील्स एनी इनैक्टमेंट ऑफ बाय विच टेक्स्ट ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट वाज अमेंडेड बाय एक्सप्रेस ओमिशन, इंसर्शन, ओमिशन होती है, अमेंडमेंट में क्या होता है, या तो निकाल देते हैं या ऐड कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स द रिपील शैल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूअस ऑफ एनी सच अमेंडमेंट मेड बाय इनैक्टमेंट सो रिपील। बिल्कुल जो जैसे चल रहा है, जो अमेंडमेंट आई है, जो जैसे चल रहा है, अगर कोई टेक्सचुअल अमेंडमेंट आई है, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट, तो उसकी कंटिन्यूअस जो है वो चलती रहेगी। रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनैक्टमेंट, अगर कोई रिपील्ड एनैक्टमेंट है वो वापस से रिवाइव हो गया, तो दिस से आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग आइदर होली और पार्शली एनी एनैक्टमेंट, होली और पार्शली रिपील्ड एक्सप्रेसली। टू रिपील ऐसे ही नहीं हो जाता, उसे एक्सप्रेसली स्टेट करना पड़ेगा कि हम इसे रिपील कर रहे हैं। सेकेंडली, दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल द सेंट्रल एक्ट्स, या एक डेट मेंशन है, आफ्टर 3 जनवरी 1868 ये सारे सेंट्रल एक्ट्स पे एप्लीकेबल हुई थी ये बात, और रेगुलेशंस पे 14th डे ऑफ जनवरी 1887। तो ये लर्न कर लेना, आगे भी यही चीजें लिखी गई हैं। तो बेसिकली अगर कोई रिवाइवल होता है किसी रिपील्ड एनैक्टमेंट का तो उसका एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू रिपील्ड एनैक्टमेंट, ऑफ कोर्स आप रेफरेंसेस बता सकते हो, ठीक है। व्हाट दे से, रिपील्स एंड री इनैक्ट्स with or without modification any provision of a former enactment, then references in any other enactment so repealed shall, unless a different intention be construed, so reenacted। तो जो भी references है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस टू द रिपील्ड एनैक्टमेंट, वो आप कर सकते हो, चाहे वो मॉडिफिकेशन के साथ हो या मॉडिफिकेशन के बगैर हो। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम, तो आई थिंक फ्रॉम एंड टू, ठीक है, फ्रॉम से जो बात शुरू होती है, यहाँ से कोई भी चीज कमेंस होती है, टाइम कमेंस होता है, और टू जहां तक बताएंगे वो खत्म होता है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम क्या कहता है, जिससे टाइम दिया होता है विद इन दीज मेनी डेज अपील करनी है, विद इन दिस। तो बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल उस दिन कोर्ट बंद है, ठीक है, ऑफिस बंद है, तो नेक्स्ट डे कंसिडर कर लेते हैं हम, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोर्ट उस दिन बंद है तो हम नेक्स्ट डे कंसिडर कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, डिस्टेंस जहां पे मेंशन्ड होता है लॉज में, तो उसे हम कैसे कंसिडर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस कैसे होता है, इट इज मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे हम उसे कंसिडर करते हैं। देन
ड्यूटी टू बी टेकन ऑन प्रो राटा इन एनैक्टमेंट्स। अब क्या होता है, कोई भी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स या एक्साइज की जो ड्यूटी है, इट इज लेविएबल ऑन द गिवन क्वांटिटी, क्वांटिटी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मेजर के हिसाब से, जो भी एक्ट बताता है उसके हिसाब से हम उसे अप्लाई कर देते हैं। तो जो भी इनैक्टमेंट में गिवन है, अगर इनैक्टमेंट कहता है कि इस तरीके से लेनी है तो इस तरीके से लो, जैसे भी वो बताता है वैसे। जेंडर एंड नंबर, जेंडर एंड नंबर में क्या होता है, जहां पे जेंडर मैस्कुलिन होता है ना, ठीक है, उसमें इंक्लूडेड होती है फीमेल, जैसे कि जहां पे चेयरमैन लिखा है वहां पे फीमेल चेयरमैन भी बीच में ही आ जाती है, ठीक है। सेकेंडली, जहां पे सिंगुलर लिखा है दैट शैल इंक्लूड प्लूरल, ठीक है, जहां पे मैन मैन लिखा है तो उसमें मैन कंसिडर कर सकते हैं, जहां मैन लिखा है वहां पे मैन भी कंसिडर। ये इंटरप्रिटेशन, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन 13 सिंपल, जहां मैस्कुलिन जेंडर है दैट इंक्लूड्स फीमेल, और जहां सिंगुलर है दैट इंक्लूड्स प्लूरल, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शनरीज, पावर्स एंड फंक्शनरीज ये कहती है दैट पावर्स कॉन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सेंट्रल एक्ट है या रेगुलेशन है, कोई भी पावर इज कॉन्फर्ड अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन दैट मे बी एक्सरसाइज। सेंट्रल, अब एक्ट में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि टाइम टू टाइम वो चेंज कर सकती है, तो वो पावर उन्हें मिल जाएगी। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो, तो जहां अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, ठीक है, उसमें ये इंक्लूडेड है कि कोई भी पर्सन, सच अपॉइंटमेंट इट इज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे बी मेड आइदर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी कि बाय नेम भी हो सकती है, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस भी हो सकती है। पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस, अगर किसी पर्सन के पास अपॉइंटमेंट की पावर है तो ये मान लो कि उसके पास सस्पेंड या डिसमिस करने की पावर्स भी है, राइट। Substitution of functionaries. Now, in any central act, after the commencement of the act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the application of a law to every person, number of persons, for the time being executing the function, to mention the official title of the officer executing the functions. तो क्या उसका official title है, और that of the officer by whom the functions are commonly executed. तो ये जानना जरूरी है इंडिकेट करने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ लॉ के लिए, कि उस पर्सन का टाइटल इनफ है, कि वो कौन से ऑफिशियल टाइटल पे है। बेसिकली हम कहते हैं ना कि ये वाले जो लोग हैं, इस टाइटल के जो लोग हैं उनके पास ये पावर्स है, तो ऑफिशियल टाइटल से वो हो जाएगा। Successors, it shall be sufficient for the purpose of indicating the law to the successors, or of the corporations having perpetual succession, or to express its relation कि कौन successor कौन बनेगा। Officials, chiefs and subordinates, अब जो central government, it shall be sufficient for the purpose of expressing that a law relative to the chief or superior shall apply to deputies or subordinates also lawfully performing। तो जो law officials के ऊपर applicable है वो उनकी डिप्टीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, वो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। देन प्रोविजन एज टू ऑर्डर्स रूल्स मेड अंडर द इनैक्टमेंट्स, ठीक है। अब ऑर्डर्स जो रूल्स हो या रूल्स जो होते हैं जो इनैक्टमेंट के साथ बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ नोटिफिकेशंस, उन्हें भी हमें साथ साथ में रेफर करना पड़ता है। तो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन जो है, दे कैन इशू एनी नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम, रूल, बाय लॉ, ये सारी चीजों की पावर उनके पास रहती है। पावर टू इशू और इंक्लूड, पावर टू ऐड, टू अमेंड, वेरी और रिसेंड नोटिफिकेशन, बिल्कुल जो सेंट्रल एक्ट है या रेगुलेशन के थ्रू वो किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, डिफर, वेरी कर सकते हैं या रिसेंड भी कर सकते हैं। मेकिंग ऑफ रूल्स और बाय लॉज, बिल्कुल अगेन मेकिंग ऑफ रूल्स और बाय लॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर्स बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ एनैक्टमेंट। अब उसमें क्या होगा, ठीक है, रूल एक्ट जो है वो पास हो गया लेकिन कमेंट्स नहीं हुआ, तो उसके बीच में जो ऑर्डर्स पास हुए हैं, जो रूल्स पास हुए हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, द पावर मे बी एक्साइज एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्ट, बट रूल्स, बाय लॉज और ऑर्डर्स शैल नॉट टेक इफेक्ट टिल द, मतलब पास आप कर सकते हो, ठीक है, दे से द पावर ऑफ पासिंग इज देयर, बस उनकी जो आई वुड से दे शैल नॉट टेक इनटू इफेक्ट, शैल नॉट बी इफेक्टिव टिल द कमेंसमेंट। आप पास करते रहो ऑर्डर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पासिंग ऑफ द एक्ट हो गया, पावर में भी एक्सरसाइज एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग ऑफ द एक्ट, यानी कि जो रूल्स बनाने की पावर है, जो बाय लॉज बनाने की पावर है, मेकिंग रूल्स की पावर है, वो पासिंग के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन उन्हीं रूल्स की जो इनैक्टमेंट है, उन्हीं बाय लॉज की जो इनैक्टमेंट है, वो तभी शुरू होगी जब कमेंसमेंट होगी। कमेंसमेंट से पहले थोड़ी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो बना सकते हैं, बनाने पे कोई रोक नहीं है, ठीक है। मूविंग फर्दर टू प्रोविजंस एप्लीकेबल टू मेकिंग रूल्स और बायलॉज आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन। अब क्या हुआ, दैट अ पावर टू मेक रूल्स और बायलॉज इज एक्सप्रेस टू बी गिवन सब्जेक्ट टू द कंडीशन आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, देन फॉलोइंग प्रोविजंस शैल अप्लाई। फर्स्ट, अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक रूल्स बिफोर मेकिंग देम पब्लिश अ ड्राफ्ट, उन्हें रूल्स बनाने से पहले ड्राफ्ट
देना पड़ेगा. Secondly, publication shall be made in such a way that the authority deems it to be sufficient. काफी है. Third, there shall be published with a draft a notice specifying कि it will be taken into consideration. Authority having powers to make, they are made with sanction, approval and concurrence of another authority, यानी कि जिसकी भी अप्रूवल की जरूरत है वो ले रखी है. एंड फिफ्थ, पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट जरूर होना चाहिए. देन continuation of orders under the enactments repealed and reenacted with or without modification, then unless it is otherwise expressly provided under the repealed act or regulation, so far it is not inconsistent with the provisions reenacted. बस वो inconsistent ना हो, otherwise वो जो orders हैं वो चलते रहेंगे. तो मतलब बेसिकली पहले रिपील की फिर री इनैक्ट की, जो ऑर्डर्स हैं अगर वो सॉरी इनकंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, जो पहले रिपील किया, पहले वापस ले लिया, फिर री इनैक्ट कर दिया, तो जो पहले से ऑर्डर चलते आ रहे हैं वो चलते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस दे आर इनकंसिस्टेंट. अगर इनकंसिस्टेंट है तो नहीं चलेंगे, अदरवाइज अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो चलते रहेंगे. मिसलेनियस में हम ये कहते हैं जैसे रिकवरी ऑफ फाइन्स है, बिल्कुल जो आईपीसी में दे रखा है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उनके पास पावर होती है फाइन्स अप्लाई करने के, पेनल्टी की, वैसे इंटरप्रेट कर लो. प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर टू और मोर इनैक्टमेंट्स, तो ये डिपेंड करता है, टू और मोर इनैक्टमेंट्स है तो आपसे सेम ऑफेंस की तरह, जैसे सेम ऑफेंस के लिए तो ट्वाइस ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, दो बार ही नहीं दे सकते. तो बोथ इनैक्टमेंट्स जो है बट शैल नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, यानी कि आप अलग अलग भी कर सकते हो, आप क्लब करके भी कर सकते हो, लेकिन एक ही ऑफेंस के लिए आप दो बार मतलब पनिश नहीं कर सकते पर्सन को. मीनिंग सर्विस बाय पोस्ट, हर जगह पे सर्विस बाय पोस्ट, सर्व करने का मतलब, सर्विस का मतलब होता है गिव और सेंड. गिव और सेंड ये एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब आपने पोस्ट भेज दी या सेंड कर दी, दैट इज सर्विस बाय पोस्ट. साइटेशन ऑफ इनैक्टमेंट्स, नाउ दे से दैट इन एनी लॉ, इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट मेड विद रेफरेंस, they may be cited by reference or title or short title, and any provision and enactment may be cited by reference. बिल्कुल साइट करना होता है, लिखना, ठीक है, तो आप साइट कर सकते हो कहीं पे भी कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. इससे भी इंटरप्रिटेशन से में काफी हेल्प होती है, राइट. देन मूविंग टू चैप्टर नंबर 5 विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली मीन्स कि जो स्टेट का कंडक्ट है वो कैसे किया जाता है. इट इज बेस्ड ऑन 4 प्रिंसिपल सोर्सेज. फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेकंड एक्ट्स या स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स एंड जुडिशियल डिसीजंस. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये वैसे भी हम ये मानते हैं कि सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाहर तो वैसे भी नहीं जाना. एक्ट्स या स्टैट्यूट्स हैं जो लॉज एप्लीकेबल है. ऑर्डिनेंसेस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लॉ के बाद आती हैं उन पे भी ध्यान देना. और जुडिशियल डिसीजन जिन्हें हम प्रेसिडेंट्स भी कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी गवर्न करते हैं. मूविंग फर्दर, जुडिशियल कंट्रोल कितना होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे. कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसके ऊपर जुडिशियल कंट्रोल कितना है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, ऑर्डिनरी और इक्विटेबल. कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन भी तो अलाउ करता है ना जुडिशरी को वर्क करने के लिए, राइट. सो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तो सुप्रीम है, ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू. एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को काफी इंपॉर्टेंस दे रखी है. तो जुडिशियल रिव्यू ये है, द बिगेस्ट चेक ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. अगर जुडिशरी के पास रिव्यू की पावर ही नहीं होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ भी करेगा. तो इसलिए जुडिशरी के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो जो है चेक कर सकें कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है उन्हें ठीक से किया जा रहा है या नहीं. तो इट इज with them, ठीक है. And judicial review is the power of the highest court of a jurisdiction to invalidate on constitutional grounds. अगर आप constitution के against जा रहे हो तो judiciary review करके उसे correct करवा सकती है, right. Moving further to the next, ये था, ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था that while exercising the power of judicial review, it does not sit as a court of appeal but merely reviews the manner. ये कोई court of appeal नहीं है, वो manner review करेगी, right. The court is to confine itself to the question of legality के लीगल है या नहीं, यानी कि वो देखेगी whether a decision making authority is exceeding its power, committed an error of law, committed a breach, reached a decision which no reasonable tribunal would have reached, abused its powers. तो ये सारी चीजें उससे कंसिडर करनी. वो कोई अपील के लिए नहीं बैठी है, वो चेंज ऑफ डिसीजन के लिए नहीं बैठी है. जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू चेक द लीगैलिटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपने एक्सरसाइज की है उसकी पावर आपके पास थी भी या नहीं. तो जुडिशियल रिव्यू 2 स्टेजेस
स्टेजेस पे होता है। पहली बात, डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, जब कोई पावर दी जाती है, जब कोई पावर डेलीगेट की जाती है। दूसरी चीज, एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्चुअली में एक्सरसाइज की जाती है। तो डेलीगेशन मैंने आपको बता दिया, जब आपने वो पावर देनी है उस टाइम पे आपने ये चीजें देखनी है। जैसे कि आप देखते हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एंड आर्टिकल 14 को ध्यान से चेक करना पड़ता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 को देखना पड़ता है। देन जुडिशियल रिव्यू एट द स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, जब आपने वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है तब दो चीजें चेक करनी है। पहली बात कि अथॉरिटी जो है अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन ना करे, दूसरी बात ऐसा कुछ ना करे जहां पे ऐसा लगे कि इन्होंने अपना दिमाग यूज नहीं किया, इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया। अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन कैसे हो सकता है, अपनी पावर को अब्यूज वो कैसे कर सकते हैं। पहला, मैलाफाइड। मैलाफाइड मीन्स एक गलत इंटेंशन के साथ, ठीक है, रॉन्ग इंटेंशन या बैड फेथ हम उसको बोलते हैं, एक्सरसाइज करना एक गलत इंटेंशन के साथ, उससे हम कहते हैं मैलाफाइड। सेकेंड, इररेलेवेंट कंसिडरेशंस, ठीक है, आप जो है स्टैचूट को कॉन्फर कर रहे हो, उसमें कुछ इररेलेवेंट कंसिडरेशंस ले रहे हो, एक्सट्रोनियस कंसिडरेशंस ले रहे हो, राइट। लीविंग आउट द रेलेवेंट कंसिडरेशन, जो चीज देखनी चाहिए थी, जो रेलेवेंट थी, वो छोड़ दी। आर्बिट्ररी ऑर्डर्स, द ऑर्डर्स शुड बी मेड बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड कोजेंट रीजनिंग, यानी कि जो भी आप ऑर्डर करो वो रीजनिंग के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मेरा मन किया मैंने ऑर्डर पास कर दिया, रीजनिंग के साथ होना चाहिए। इम्प्रॉपर पर्पस, जो पर्पस है वो इम्प्रॉपर लग रहा है। कलरेबल एक्सरसाइज, यानी कि दिख कुछ और रहा है और पीछे से कुछ और कर रहे हैं। नॉन कंप्लायंस विद प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ना तो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है ना नेचुरल जस्टिस। एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, सो इनमें मैं आपको लाइक आई वुड से दैट लर्न द हेडिंग्स, और बीच में तो आप अपने आप से लिख सकते हो। मूविंग अहेड टू नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कब ऐसा लगता है कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो रहा है, एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, कोई आपको डिक्टेट कर रहा है, कोई सुपीरियर अथॉरिटी बता रही है ऐसा करो ऐसा करो, दैट इज रॉन्ग, वैसे नहीं होना चाहिए। सेकंड, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लेना, अपने पावर्स यूज ना करना। एंड थर्ड, एक्टिंग मैकेनिकली एंड विदाउट ड्यू केयर, अच्छा इसमें ऐसे लिखा है ऐसे कर दो, ठीक है, आप ड्यू केयर, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट अ मशीन, आप मैकेनिकली एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज है, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन में हम समझते हैं। दूसरी चीज आती है स्टैच्यूटरी, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टैच्यूट के अकॉर्डिंग क्या कैसे स्टैच्यूटरी रिव्यू होती है। स्टैच्यूटरी अपील्स, जो कि हम आईपीसी सीपीसी में पढ़ते हैं, अपील्स आपके पास है। रेफरेंस टू द हाई कोर्ट, कभी कभी अगर आपको लगता है कि केस सही नहीं है या डिसीजन सही नहीं है तो आप हाई कोर्ट को भी रेफर कर सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। ऑर्डिनरी और इक्विटेबल में कुछ ऐसी रेमेडीज है। पहली, इंजंक्शन। इंजंक्शन एक तरीके से एक प्रिवेंटिव रेमेडी होती है, एक ऑर्डर पास करना, ठीक है। पहला, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, यानी कि रोकने के लिए, ठीक है, प्रोहिबिशन होता है टू डिफेंड टू डू अ रॉन्गफुल एक्ट, की कोई रॉन्गफुल एक्ट ना करे, इससे हम कहते हैं प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। इसमें भी दो तरीके होते हैं, इंटरलॉक्टरी, टेम्पररी, जो इन बिटवीन, जैसे इंटरिम होती है, टेम्पररीली कर देना, यानी कि फाइनल तो बाद में होगा लेकिन टेम्पररीली कर दी ताकि ये पर्सन कोई भी गलत चीज ना करे। और परपेचुअल मींस फाइनल, जो कि फाइनल जजमेंट पे होती है, फाइनल डिसीजन पे होती है, राइट। तो प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है जिसमें दो इंजंक्शन आती है, इंटरलॉक्टरी और टेम्पररी, एंड परपेचुअल जो कि फिक्स्ड है। एंड बी है मैंडेटरी, जो करनी ही करनी है। एंड बी है मैंडेटरी, जो करनी करनी, यानी कि टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, जो पर्सन की ऑब्लिगेशन है उसे रोकने के लिए, उसे कंपेल करने के लिए आपको ये ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, उसे हम कहते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन। देन डेक्लेरेटरी एक्शन, जो डेक्लेरेटरी जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, मे बी द अप्रोप्रिएट रेमेडी। डेक्लेरेशन में भी टेकन एज अ जुडिशियल ऑर्डर की तरह आप दे सकते हो। एक्शन फॉर डैमेजेस, अगर कोई डैमेज होता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे कि होते हैं उन्हें डैमेज रिकवर करना पड़ता है, तो वो भी हो सकता है, इसे हम कंसिडर करते हैं ऑर्डिनरी या इक्विटेबल रेमेडीज में। मूविंग फर्दर टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेचुरल जस्टिस से हम हर जगह पे पढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। नेचुरल जस्टिस दिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, सिर्फ होना नहीं, दिखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले कहते हैं रूल अगेंस्ट बायस, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेचुरल जस्टिस तो इसी चीज से आता है, जब आप सबको फेयर एंड इक्वल ट्रीट करते हो, बायसनेस नहीं आती। तो पहली बायसनेस है पिक्यूनरी बायसनेस, यानी कि कोई भी मॉनेटरी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो जुडिशियल अप्रोच है वो यूनानिमस होनी चाहिए, कोई पिक्यूलियर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई पर्सन, किसी जज का कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट है, वो केस को जज नहीं कर सकता। पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो पार्टी है वो उसके साथ कोई पर्सनल रिवेंज है, वो नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस होता है कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे केस हो रहा है, दैट ही वॉज हिमसेल्फ अ पार्टी एंड हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द लिटिगेशन, उस सब्जेक्ट मैटर से उस जज का या जो पर्सन जो केस को जज करे उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, तो भी नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो
सब्जेक्ट मैटर बायस ये प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू पिक्यूनरी एंड पर्सनल। तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। पहला, पार्शियलिटी और कनेक्शन टू द इशू, डिपार्टमेंटल बायस, प्रायर utterances and prejudgment of issues and acting under dictation। तो ये जो पर्टिकुलर बायस है ये इन कैटेगरीज में डिवाइडेड, और इसे एक सॉलिड रीजनिंग के साथ प्रूव करना इज इंपॉर्टेंट। ये पार्शियलिटी या कनेक्शन टू द इशू हो सकता है कि इशू के साथ ये जज कनेक्टेड है। डिपार्टमेंटल बायस होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये इस इशू के साथ बायस्ड है, या कोई प्रायर अटरेंसेस उसने दिए इशू से रिलेटेड, या प्री जजमेंट उसने कुछ ऐसा बोला हुआ है जिससे पता है कि ये सब्जेक्ट मैटर के साथ बायस्ड है, या फिर अगर ये किसी डिक्टेशन के अंडर वर्क कर रहा है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ बायस्ड है। अगेन लर्न द नेम्स और अंदर आप अपने आप से लिख सकते हो। देन राइट ऑफ फेयर हियरिंग, तो ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम जिसे हम कहते हैं, ये था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल अगेंस्ट बायस। ये है सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसे हम कहते हैं फेयर हियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो हियरिंग से पहले राइट टू नोटिस डिफेंडेंट को देना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है कोई पर्सन आया उसने केस लॉन्च किया आपने केस शुरू कर दिया, नहीं, उसको फेयर टाइम दो, उसे नोटिस दो, उसे बताओ कि आओ आपके अगेंस्ट जो है केस फाइल हुआ है। राइट टू प्रेजेंट द केस इन एविडेंस, डिफेंडेंट के पास पूरा मौका होना चाहिए कि वो अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके और एविडेंस प्रेजेंट कर सके। राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंसेस, अगर उसके खिलाफ कोई एडवर्स एविडेंसेस आते हैं वो मना कर सकता है। ये चीजें हो सकती है जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकती है, लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो सकती है, उसके पास पूरे राइट्स होते हैं, कोई चिंता की जरूरत नहीं। डिफेंडेंट को, एंड समटाइम्स आई फील रिस्पोंडेंट से ज्यादा डिफेंडेंट को राइट्स दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा लॉ इस चीज पे बेस्ड है कि किसी भी इनोसेंट पर्सन को सजा ना मिल जाए, इसलिए नेचुरल जस्टिस को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। देन डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस, बिल्कुल वो अपनी तरफ से एविडेंसेस डिस्क्लोज कर सकता है। स्पीकिंग ऑर्डर्स भी उसे दिए जा सकते हैं जहां पे वो बोल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये दो प्रिंसिपल्स हैं जो नेचुरल जस्टिस पे वर्क करते हैं। लेकिन नेचुरल जस्टिस के एक्सेप्शंस भी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है दैट एवरीवन एंजॉयज नेचुरल जस्टिस और इन एवरी केस वी हैव टू कंसिडर नेचुरल जस्टिस, नहीं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन। एक्ट में लिखा है कि इसको नहीं देना नेचुरल जस्टिस, तो ठीक है। इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी का केस है, प्रिवेंटिव मेजर लेना है, तो कोई बात नहीं, अगर नेचुरल जस्टिस ओवरलुक होता है कोई बात नहीं। इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, इंटरिम होता है जो इन बिटवीन ऑर्डर आता है या जजमेंट आती है, तो इन बिटवीन अगर नेशनल जस्टिस के बिना भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़े तो कोई बात नहीं, फाइनल डिसीजन तो अभी पेंडिंग है। एकेडमिक इवैल्यूएशन में नेशनल जस्टिस नहीं होता, यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट अगर किसी ने निकाल दिया स्कूल से बेसिकली अनसैटिस्फैक्टरी एकेडमिक परफॉर्मेंस से, तो प्री डिसीजनल हियरिंग की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को लेके बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मतलब एक पर्सन का राइट ऑफ हियरिंग तो ठीक है, 100 लोग आ जाए, 1000 लोग आ जाए जिन्हें नहीं सुना जा सकता, तो उस केस में भी राइट ऑफ ये जो नेचुरल जस्टिस से हटाया जा सकता है। अगेन, अच्छा, दिस इज रिपीटेड इम्प्रैक्टिबिलिटी। तो ये 5 चीजें हैं जो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि इज नेचुरल जस्टिस प्रोवाइडेड टू एवरीवन, इज नेचुरल जस्टिस लाइक 100% प्रोवाइडेड। सो दीज आर द एक्सेप्शंस जहां पे नेचुरल जस्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। देन लाइबिलिटी क्या है इसकी? लाइबिलिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो सकती है, टॉर्शियस, ये हम टॉर्शियस में पढ़ते हैं, जैसे कि लाइबिलिटी ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट, लाइक द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट मस्ट बी मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर। ठीक है, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी हम इम्पोज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड अ पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड एज द केस में बी। तो इस केस में ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट विल बी वैलिड एंड बाइंडिंग। ठीक है, लाइबिलिटी हो सकती है। लाइबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, बिल्कुल ये हम टॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं कि पब्लिक सर्वेंट की लाइबिलिटी बन जाती है अगर उसका कोई सो फार एज इंडिविजुअल ऑफिसर्स आर कंसर्न, तो उनकी भी लाइबिलिटी बन जाती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन की भी लाइबिलिटी होती है जिसे हम स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हैं स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन से, ओएनजीसी हो गया, ये हमारा एलआईसी हो गया। मेन फीचर्स क्या होते हैं, कौन सी कॉर्पोरेशन को हम स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन कह सकते हैं? अगर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इनैक्टेड है, ऑटोनोमस बॉडी है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, मैनेजमेंट मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है तो कॉर्पोरेशन, लेकिन ये इनैक्टेड अंडर द इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, फंड्स नहीं लेती, और जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलाती है। ये सारी, इन सब की लाइबिलिटी होती है जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस की। मूविंग टू द लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट। सो टॉर्ट क्या होता है? बेसिकली टॉर्ट 3 चीजें होती है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट लीगल डैमेज होना चाहिए और लीगल रेमेडी। बेसिकली
टॉर्ट जिसे हम कहते हैं वो पहली बात है रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहीं पे नहीं रुकता। ये जो रॉन्गफुल एक्ट है ये लीगल डैमेज प्रोवाइड करे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है इसलिए, क्योंकि टॉर्ट होता है सिविल रॉन्ग, ठीक है, बेसिकली सिविल रॉन्ग को हम टॉर्ट कहते हैं। तो पहली बात रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, दूसरी बात लीगल डैमेज, और तीसरी बात लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें होती हैं तभी वो टॉर्ट बनता है, राइट। मूविंग हेड, रॉन्गफुल एक्ट मैंने आपको बता दिया, लीगल डैमेजेस होने चाहिए। अब लीगल डैमेज, क्योंकि हर रॉन्गफुल एक्ट लीगल डैमेज नहीं होता, लेट मी टेल यू, हर रॉन्गफुल एक्ट जो है वो लीगल डैमेज नहीं होता। तो इसके दो मैक्सिम्स आते हैं जिसे हम कहते हैं डैमम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमन, यानी कि हार्म विदाउट इंजरी या इन्फ्रिंजमेंट, अगर ये इसमें फॉल करता है तो ये टॉर्ट नहीं है, ठीक है। नाउ दिस से लॉस और डैमेज, इन्फ्रिंजमेंट मीन्स इंजुरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट, द मैक्सिम मीन्स अ मैन मे हैव सफर्ड डैमेज येट इट इज नॉट अ टॉर्ट। अगर आपको हार्म हुआ है लेकिन वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एक्ट नहीं है, हम उसे टॉर्ट नहीं लेते। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज इंजूरिया विदाउट डैमेज, इन्फ्रिंजमेंट हुई लेकिन डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, आगे जैसे हम पढ़ते हैं, आगे जाके जैसे हम चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इन्फ्रिंजमेंट हो गई हालांकि डैमेज अभी हुआ भी नहीं है तो भी वो टॉर्ट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे लीगल डैमेज में अपने ये चीज लिख लो यहाँ पे, डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट, लेकिन आपको डैमेज हो गया, आपको हार्म हो गया लेकिन लॉ इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो इट इज नॉट अ टॉर्ट, इट इज नॉट अ टॉर्ट। लेकिन यहाँ पे वो क्या कहता है, इन्फ्रिंजमेंट विदाउट डैमेज, इन्फ्रिंजमेंट हुई लेकिन डैमेज नहीं, कोई बात नहीं, स्टिल इट इज अ टॉर्ट, स्टिल इट इज अ टॉर्ट। इन्फ्रिंजमेंट इंपॉर्टेंट है, लीगल डैमेज इंपॉर्टेंट है। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब है लीगल राइट इफेक्ट हुआ, लीगल डैमेज इफेक्ट हुआ, तो वो इंपॉर्टेंट है। डैमेज एक्चुअली में हुआ या नहीं हुआ वो जरूरी नहीं, ठीक है। मूविंग टू द थर्ड, लीगल रेमेडी, लीगल रेमेडी जरूर होनी चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स लीगल रेमेडी हम आगे चल के पढ़ते हैं। मेनली टॉर्ट में लीगल रेमेडी कंपनसेशन ही होती है, मॉनेटरी कंपनसेशन ही होती है, तो वो होना चाहिए, आगे और भी लीगल रेमेडीज होती हैं। तो ये तीन चीजें। मूविंग अहेड टू मेंसरिया, मेंसरिया आपने जरूर देखना है, जो हम क्रिमिनल एक्ट्स में भी देखते हैं कि पर्सन गिल्टी माइंड का है या नहीं है। इट डज नॉट मीन दैट फॉर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स द एक्ट मस्ट बी विद an evil motive, but simply that mind must concur to the act and it must be done with wrongful intention या negligence। wrongful intention होना जरूरी है जब हम बात करते हैं मेंसरिया के बारे में या टॉर्ट के बारे में। तो सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का मतलब है जहां पे हम ये चेक नहीं करते कि प्लेंटिफ ने मतलब कि जानबूझ के किया है, इंटेंशनली किया है, विदाउट एनी इंटेंशन या विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन द डिफेंडेंट्स पार्ट भी वो लाइबल बन जाएगा। इसमें तीन कैटेगरीज है। फर्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे इन फ्यूचर इनएविटेबल एक्सीडेंट हो सकता है, इनएविटेबल मतलब हम उसे एस्केप नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली यू आर लाइबल। सेकंड, इनएविटेबल मिस्टेक, एंड थर्ड, विकेरियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर्स, किसी और ने किया है लेकिन आप भी लाइबल हो जाओगे, जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट के केस में होता है। तो ये जो इनएविटेबल एक्सीडेंट वाला पॉइंट आता है, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती है, ये रायलेंस एंड फ्लेचर केस के साथ आती है। सो वो यही कहते हैं कि आपने अगर कोई इनएविटेबल एक्सीडेंट का इंतजाम करके रखा है, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको पता है फ्यूचर में आप तो मरोगे ही मरोगे और आसपास वालों को भी मार दोगे, इन दैट केस यू विल बी लाइबल अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो ये रायलेंस फ्लेचर के केस में यही चीज उन्होंने बताई थी कि उसके माइंस थे एंड उसे पता नहीं चला, उसे पानी भर दिया और पानी से नीचे माइंस में चला गया। तो इन दैट केस उस पर्सन ने अननेचुरल यूज ऑफ लैंड किया, ठीक है, लैंड के ऊपर रेजर्वॉयर क्रिएट कर दिया। अगर वहां ऑलरेडी पॉन्ड एंड लेक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने लैंड का अननेचुरल यूज करते हो, नॉन नेचुरल यूज करते हो, तो आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंडर लाइबल हो सकते हो। सो दो चीजें निकल के आती हैं फॉर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या इनएविटेबल एक्सीडेंट के चलते। दो कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विच डिफेंडेंट हैज ऑक्यूपेशन और ओवर विच ही हैज कंट्रोल टू अ प्लेस विच इज आउटसाइड हिज ऑक्यूपेशन, यानी कि टू विच द मिस्चिफ इफ इट एस्केप्स, ठीक है, यानी कि अगर वो यहाँ से चला जाता है, वो एस्केप कर जाता है, तो ही कुड लैंड अदर्स इनटू ट्रबल। एंड सेकेंडली, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, नेचुरल यूज के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन नेचुरल यूज करते हो तो उस केस में तो ये दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस फॉर विच डिफेंडेंट हैज एन ऑक्यूपेशन और ओवर विच ही हैज अ कंट्रोल, ठीक है, आप वहां से अगर वो एस्केप कर जाता है, एंड सेकेंडली अगर वो नॉन नेचुरल यूज करता है तो। लेकिन वही अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की हम बात करें तो हर एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ इसकी एक्सेप्शन है, जैसे कि डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ से पूछ के किया था उसने जो भी किया। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर दोनों पार्टीज की कोई गलती नहीं है, कोई थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैचुरी अथॉरिटी, उसके पास स्टैचुरी अथॉरिटी है। एक्ट ऑफ गॉड है, जो हमने ओएमजी मूवी में देखा, तो एक्ट ऑफ गॉड के केस में आप किसी
किसी पे केस नहीं कर सकते एंड एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट, अपनी खुद की गलती की वजह से अगर वो सारा एस्केप हुआ है, कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, तो उस केस में भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अराइज नहीं होती. सो दीज आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. विकेरियस लाइबिलिटी होती है मतलब गलती मैंने नहीं की लेकिन किसी ऐसे पर्सन ने की है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है या मुझसे रिलेटेड है. तो वो कैसे होगा, वो कुछ ही मतलब के सिनेरियोज है. फर्स्ट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट. अगर एजेंट कोई गलती करता है तो हम ये डीम करते हैं कि प्रिंसिपल को पता होगा तो प्रिंसिपल भी लाइबल होगा. पार्टनर्स, पार्टनर्स हर जगह पे आप पढ़ते हो, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल, वो भी होते हैं. मास्टर एंड सर्वेंट, अथॉरिटी बाय रिलेशन. मास्टर एंड सर्वेंट जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मास्टर एंड सर्वेंट बोला जाता है. तो अगर उनका रिलेशन ऐसा है कि हम ये डीम करते हैं कि इन्हें पता होगा, देन इन दैट केस ऑल्सो एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. वैसे तो एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ऐसे डायरेक्टली विकेरियस लाइबिलिटी नहीं हो सकती बिकॉज वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे वो लाइबल हो जाता है. विच आर दोज केसेस? फर्स्ट, व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइजेस him to commit a tort, जब वो कहता है कर दे, राइट. सेकंड, इन टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में, एंड नेग्लिजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर. इन तीन केसेस में एम्प्लॉयर भी लाइबल हो जाता है. फर्स्ट, अगर वो खुद उसे ऑथराइज करता है. सेकंड, इन टॉर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. एंड थर्ड, अगर जो नेग्लिजेंस है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का है तो. एंड देन व्हेन ही इज नॉट लाइबल तो वही है कि अगर उसे कंप्लीटली नहीं पता देन ही इज नॉट लाइबल, राइट. लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट, बिल्कुल जो एम्प्लॉयमेंट में है. सर्वेंट जो है, whenever a servant commits a tort in the course of his employment, a wrongful act authorized by employer or a wrongful and unauthorized mode, act या mode अगर गलत है तो वो person भी liable हो जाएगा. Then coming to personal safety and liberty. Personal safety and liberty से related कुछ ये torts हैं जो आपको पता होने चाहिए. First is battery. Battery होता है जो कि after assault होता है, ठीक है. Battery होता है किसी को push करना, किसी पे force use करना without legal justification, ठीक है. अनरीजनेबल फोर्स यूज करना विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, उसे हम कहते हैं बैटरी, ठीक है. किसी को फोर्स करना, किसी को धक्का मारना या किसी के ऊपर अपना फिजिकल पावर यूज करना विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन. देखो अगर तो आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो देन दैट्स फाइन, लेकिन अगर आपके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है देन इट्स अ टॉर्ट. सेकंड इज असॉल्ट. असॉल्ट बैटरी से पहले होता है, ठीक है. बिफोर बैटरी होता है असॉल्ट. इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ परसेप्शन इन द माइंड ऑफ द पर्सन दैट पर्सन इज गोइंग टू अटेम्प्ट द बैटरी. असॉल्ट होता क्या है, ठीक है. कोई पास आ रहा है, दैट इज असॉल्ट. तो दे कैन से दैट वी डिडंट टच यू, लेकिन असॉल्ट भी टॉर्ट है, ठीक है. किसी को असॉल्ट करना इज द टॉर्ट इक्वल टू बैटरी. जरूरी नहीं हाथ लग जाएगा तभी वो टॉर्ट है, वो तो फिर है ही बैटरी में. सो बैटरी एंड असॉल्ट बोथ आर. तो कैसे आपने याद रखना है कि बैटरी फिजिकल फोर्स विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन. असॉल्ट मीन्स जो बैटरी से पहले होता है किसी के दिमाग में परसेप्शन क्रिएट करना, ठीक है, दैट पर्सन इज गोइंग टू कमिट द बैटरी, ठीक है, ऐसा दिखाना. बॉडीली हार्म तो जो फिजिकल हार्म है उसे कहते हैं. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, किसी के अगेंस्ट ऐसा कुछ प्लान एंड प्लॉट करना जिसकी वजह से द पर्सन गोज इनटू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मिलिशियस प्रोसिक्यूशन. नर्वस शॉक. नर्वस शॉक होता है अ शॉक by hearing something or listening something, hearing something or watching something, that all is considered as nervous shock, and defamation is also a tort. मूविंग हेड, रेमेडीज एंड टॉर्ट्स. सो रेमेडीज होती हैं टॉर्ट्स में, दो तरीके की रेमेडीज हैं. फर्स्ट इज जुडिशियल रेमेडी जो आप कोर्ट में इम्पोज कर सकते हो, देन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज. जुडिशियल रेमेडीज होती हैं डैमेजेस क्लेम कर लो, ठीक है, इंजंक्शन ले लो, डैमेजेस में कंपनसेशन आ जाता है, इंजंक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा है, एंड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसे रेस्टिट्यूट कर देता है कोर्ट, राइट. एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज यहाँ पे जरूरी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस काफी बार आ चुकी. सेल्फ डिफेंस. अगर आपके साथ कोई टॉर्ट कर रहा है ना, यू कैन यूज योर सेल्फ डिफेंस, लेकिन रीजनेबल तरीके से, ठीक है. ऐसे नहीं कि आप सामने वाले को कुछ भी कर सकते हो, नहीं. सेल्फ डिफेंस एक रीजनेबल तरीके से होता है, तो सेल्फ डिफेंस आप कर सकते हो. सेकेंड इज प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास. अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई इलीगली घुस जाता है आप उसे निकाल सकते हो. पहले तो बोल दो कि निकल जाओ, नहीं होता है यू कैन पुश, रीजनेबल पुश. आप रीजनेबल फोर्स लगा सकते हो उसे उस प्रॉपर्टी से निकालने के लिए. री एंट्री ऑन लैंड. अगर कोई गलती से आपने किसी को लैंड अपना दे दिया, आप उसे री एंटर कर सकते हो बातचीत करके. रिकैप्शन ऑफ गुड्स. अगर गुड्स अगर गलती से दे दिए, सेम वही चीज है. अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस. जैसे होता है ना गली मोहल्लों में, कॉलोनी में किसी का ट्री उग के किसी की तरफ आ गया, वो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. तो उसे खत्म करने के लिए पहले जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट वे यूज करो, कोर्ट में मत जाओ बिकॉज इट्स अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग. तो सबसे पहले ट्राई करो कि आप जो है अपना सबसे पहले ट्राई करो कि आप अपने लेवल पे जो है उसे न्यूसेंस को अबेट कर पाओ. दैट इज द बेस्ट थिंग. एंड नाउ द लास्ट चैप्टर, लिमिटेशन एक्ट. ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं.
कॉम्प्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन, बिल्कुल लिमिटेशन एक्ट कैसे एक टेबल बनाया ना, उसमें वो टेबल पढ़ना नहीं है, वो टेबल कैसे बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट यानी कि केस कौन सा है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड टाइम फ्रॉम विच द पीरियड विल बिगिन, ये सारी चीजें देखनी जरूरी है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, लेकिन अगर आप बोलोगे लिमिटेशन हर जगह पे होती है, हर जगह पे ना लिमिटेशन के साथ एक वर्ड यूज होता है सफिशिएंट कॉज। अगर आप जीआईजीएल को अच्छे से पढ़ लोगे, हर एक जगह पे लिखा होता है इफ सफिशिएंट कॉज इज देयर, तो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन लगाता है, लेकिन अगर आप ये प्रूव कर दो कि आप इसलिए नहीं केस कर पाए या इसलिए नहीं आ पाए बिकॉज आपके पास सफिशिएंट कॉज था, तो कोर्ट आपको अलाउ कर दी। और ये सफिशिएंट कॉज का ना कोई लिस्ट नहीं है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कोर्ट, ऑन द जज। कोर्ट कोर्ट का मतलब जज ही होता है। इट कंप्लीटली इट्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। आपका दिया गया रीजन कोर्ट को सफिशिएंट कॉज लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। मूविंग हेड टू कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, लिमिटेशन एक्ट जब एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यूशन में रन करता रहता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, इट वेयर वंस इट हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी। देखो अगर उस टाइम पर डिसेबिलिटी है तो ठीक है, बाद में अगर कुछ हुआ वो रीजन नहीं बन सकता। इट इज लाइक कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो कॉम्प्यूटेशन कैसे करनी है और कौन से दिन है या कौन से डेज है जो एक्सक्लूड होते हैं। तो सर्टन डेज जो है एक्सक्लूड होते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्टली दे से दैट कॉम्प्यूटेशन फॉर अ सूट अपील या एप्लीकेशन में द डे विच इज टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग इज द डे ऑन विच इट इज टू बी रेकर्ड। जिस दिन से वो स्टार्ट होगा वो डे आपने एक्सक्लूड करना है। द डे व्हेन इट इज रेकर्ड दैट डे विल बी एक्सक्लूडेड। तो अगर हम अपील की बात करते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ अपील की बात करते हैं या रिविजन या रिव्यू की बात करते हैं, देन द डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी, ये हर जगह पे आप देखोगे एक्सक्लूडेड होता है। जिस दिन जजमेंट आती है प्लस जब तक हम उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करते हैं, तो अपील में जब आप जाते हो तो आपको सर्टिफाइड कॉपी की जरूरत होती है। तो जितना कोर्ट 5 to 10 डेज लगाता है, लाइक इट डिपेंड्स कंप्लीटली, तो उतने जो दिन है वो लिमिटेशन एक्ट से निकाल दिए जाते हैं बिकॉज दैट इज नॉट योर फॉल्ट। ठीक है, कोर्ट जितने भी दिन लगाता है सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने में, वो दिन भी लिमिटेशन एक्ट से निकल जाते हैं, राइट। देन कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीरियड फॉर एन एप्लीकेशन मेड फॉर अगेन लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर। देखो किसी भी अपील को अगर डिक्री और ऑर्डर, वो जजमेंट को ही बोल रहे हैं, उस केस में जितने भी दिन उस सर्टिफाइड कॉपी को निकलवाने में लगते हैं वो हमेशा एक्सक्लूड होते हैं। बस इतनी चीज याद रखना कि अगर डिक्री या ऑर्डर आपने निकलवाना है कोर्ट से, इट टेक्स टाइम, तो वो दिन लिमिटेशन एक्ट से निकल जाते हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन ऑर्डर टू अवार्ड, सॉरी, अगर उस अवार्ड को या ऑर्डर को आपने सेट असाइड करवाना है तो अगेन उस अवार्ड को ऑब्टेन करने में जितना टाइम लगा वो एक्सक्लूड कर देना है। वही चीजें हैं, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कोर्ट, कहीं ज्यादा टाइम लगता है कहीं कम लगता है। इमरजेंसी में आपको जल्दी मिल जाती है, अगर आपको आराम से लेनी है तो थोड़े दिन लग जाते हैं। सो दैट डिपेंड्स, राइट। देन एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लीव टू स्यू और अपील एज अ पॉपर इज applied for, like as if you're poor for that time, अगर आपने टाइम वो एप्लीकेशन अपील की लगाई हुई है तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम बोनाफाइड टेकन इन अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, सो बेसिकली अगर कोर्ट में आप चले गए विदाउट जुरिस्डिक्शन था, उसके पास आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो इन दैट केस ऑल्सो वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा ना। तो फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट कोएग्जिस्ट। पहला है दैट द प्लेंटिफ और द एप्लीकेंट वाज प्रोसिक्यूटिंग अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कोई और केस चल रहा था, दैट द प्रीवियस सूट और एप्लीकेशन रिलेटेड टू द सेम मैटर इन इशू था, प्लेंटिफ और द एप्लीकेंट प्रोसिक्यूटेड in good faith and that the court was unable to entertain a suit due to defect or jurisdiction, तो वो टाइम भी हम निकाल देंगे। एंड इन सर्टन अदर केसेस कौन से ऐसे दिन हैं? फर्स्टली अगर सूट अप्लाई किया है द डेट ऑन विच इट वाज इशूड, राइट, डिक्री है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, जिस दिन वो इशू हुई है वो दिन, द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इट, और द अगर आपको सैंक्शन या कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट चाहिए तो वो दिन, देन एप्लीकेशन or by the decree by any receiver or interim receiver, the period beginning from the date of institution of such proceedings and ending with the expiry of 3 months from the date of their appointment, यानी कि अगर liquidator appoint करना था तो उसके 3 months तक का time आप उसे दोगे। The time during which a proceeding is to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded, and the time during which the defendant has been absent from India. For example, अगर 3 साल का time है और defendant भाग जाता है, 3 साल बाद वापस आता है, तो is the limitation period
एंडेड लो, अगर वो इंडिया से बाहर है तो हम उस टाइम को भी एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ अ पर्सन बिफोर द राइट टू इंस्टीट्यूट द सूट, तो जब तक उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ जाता उतना टाइम हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड द लास्ट इज, अगर फ्रॉड या मिस्टेक की बात करते हैं तो डिफेंडेंट और रिस्पॉन्डेंट या उसका जो एजेंट है दैट शैल नॉट बिगिन जब तक वो फ्रॉड या मिस्टेक फाइंड आउट नहीं की जाती। जब तक पता ही नहीं है फ्रॉड हुआ है तो लिमिटेशन है, वैसे भी लिमिटेशन तब से स्टार्ट होती है जब आपको पता चलता है। देन इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी होती है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जब तक पता नहीं चला है कि क्राइम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होता। सो एक्नॉलेजमेंट, वैलिड एक्नॉलेजमेंट क्या है? एडमिशन या एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से हो सकती है, राइट के हिसाब से हो सकती है। इट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन एंड इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom the property is being claimed. Then effect of payment on account of debt or interest or legacy. It simply says that payment अगर हो रही है किसी debt की या interest or a legacy is made before the expiration of period by the person liable to pay the debt or through his agent, then in that case explanation appended ये है, when the mortgaged land is in possession of the mortgagee, the receipt of rent or produce shall be deemed as payment. अगर वो mortgagee के पास है, वो जो rent दे रहा है या produce दे रहा है वो payment ही है। And secondly, debt does not include money payable under a decree or order. अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करता है ना इतने पैसे देने, वो डेट में इंक्लूड नहीं होते, वो एक पनिशमेंट होती है, वो ऑर्डर होता है जो कोर्ट जो पर्सन को फॉलो करना पड़ता है, राइट। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम, टाइम हर एक ऑलमोस्ट सारे लॉज में और यहाँ पे भी कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम जो इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं ना, प्रोमिसरी नोट वगैरह, उन सब में ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही चलता है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन सेम वही चीज है। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, तो एक्विजिशन ऑफ जो ईजमेंट्स होती है ना, जो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट यूज करती है, राइट टू एक्सेस या यूज ऑफ लाइट और एयर या वाटर कोर्स जो है विदाउट एनी इंटरप्शन, अगर 20 ईयर्स के लिए कोई यूज कर रहा है तो दैट इज एब्सोल्यूट एंड इंडिफिसिबल। और गवर्नमेंट के केस में होता है 30 ईयर्स इफ द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। वो ओनरशिप के हिसाब से उस पर्सन के पास चली जाती है अगर वो 20 ईयर्स के लिए उसे यूज कर रहा है और गवर्नमेंट अगर वो 30 ईयर्स के लिए यूज कर रही है। लिमिटेशन एंड रिट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन द सब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन इज डेल्ट विद एंट्री नंबर 13, वो दी गई है लिस्ट थर्ड में। विदाउट वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, इनैक्ट स्टैट्यूट्स प्रिस्क्राइबिंग लिमिटेशन एंड विच एक्शंस मे बी ब्रॉड और वेयरिंग और चेंजिंग द एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ लिमिटेशन आइदर बाय शॉर्टनिंग और एक्सटेंडिंग टाइम, वो सब हो सकता है, अमेंडमेंट होती रहती है सेक्शंस में। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, और इसके ऊपर आई थिंक एक बार क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में शायद क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आते रहते हैं एज एन मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है। तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 30 ईयर्स। ये तीन तरह के केसेस में होता है। सूट्स बाय मॉर्टगेजर्स फॉर द रिडम्पशन और रिकवरी ऑफ पोजेशन, सूट्स बाय मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर, जल्दी खत्म करने के लिए, suits by or on behalf of central government or any state government including JNK, इसका टाइम पीरियड है 30 years। ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है पूरे लिमिटेशन एक्ट में, इसका टाइम पीरियड है 30 years। देन कम्स 12 years। 12 years फिर कुछ केसेस इमूवेबल प्रॉपर्टी के, ट्रस्ट के, एंडोमेंट्स के 12 years है। 3 years है, मोस्टली 3 years में डील करते हैं जो अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डेक्लेरेटरी सूट से रिलेटेड है। देन 1 to 3 years जो कि मिसलेनियस मैटर्स और सबसे कम 90 to 10 days में आते हैं। 10 days जो है वो मिनिमम टाइम है। यहाँ पे नीचे थोड़ी चीजें लाइक फॉर अपील अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ डेथ इन द एक्साइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 30 डेज होता है। फॉर फर्दर अपील 60 डेज होती हैं अगर हाई कोर्ट को अपील जाती है। एंड इसी तरीके से सारे डील करते हैं। सो मैक्सिमम इज 30 years एंड मिनिमम इज 10 days। ये कुछ क्वेश्चन आया था, आपको पता होना चाहिए, लेकिन 30 years भी किन किन के लिए है, एंड 12 years, 3 years, 1 to 3 years and 90 to 10 days। So this is how you're going to calculate it. So this was the quick revision of 6 chapters, and tomorrow also I will come up with a revision lecture of few chapters. I hope it helps. आप इसे देख लेना before your exam, and all the best from my side. And अच्छे से इसे पढ़ लेना, revise कर लेना, amendment ज़रूर कर लेना, and subscribe to my channel if you have not done it yet. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.